Hello guys, this is CA Vishal Jain, your faculty for CA Final Financial Reporting paper. Guys, I am here to help you with the revision of entire syllabus of CA Final FR. चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे। मैंने पास्ट पेपर सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आरटीपी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लेना। इस रिवीजन सीरीज में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ रिवाइज करेंगे, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एग्जाम में आप कहां मिस्टेक कर सकते हो मैं आपको वो भी हाईलाइट कराते रहूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना सो दैट दिस वीडियो गेट्स मैक्सिमम रीच। अगर आपको इस क्लास का ये रनिंग नोट चाहिए तो ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर द सेम। Okay, so let's revise Ind AS 19 employee benefits. तो अगेन हम लोग रिवाइज करेंगे रिकॉल अप्रोच से। कॉन्सेप्ट हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं वो हमारे पास लिखे हुए हैं। वी विल रिकॉल एंड रिवाइज, रिकॉल एंड रिवाइज, रीड एंड रिवाइज नहीं करने वाले हैं, रिकॉल करके रिवाइज करेंगे हम लोग। दैट्स द बेस्ट वे ऑफ रिविजन। नाउ तो हमें एम्प्लॉय बेनिफिट्स काफ़ी आसान सा चैप्टर है और एज आई वाज सेइंग ऑल्सो कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। उस डिफाइंड बेनिफिट प्लान का जो 4 एग्जाम्पल्स हो सकता है, मैंने वो चारों एग्जाम्पल्स आपके साथ ड्राफ्ट किया है। और ये 4 एग्जाम्पल ऐसा है ना कि अगर डीबीपी से कोई क्वेश्चन आया तो वो इसके बाहर आ ही नहीं सकता है। मैंने इतने मास्टर एग्जाम्पल ड्राफ्ट किए हैं। सो ये 4 एग्जाम्पल तो आपको सॉल्व करना ही करना है। मैं क्लास में अभी सॉल्व भी करा दूंगा आप लोग को। सो उसके बाद आपको डीबीपी पूरा स्ट्रांग हो गया। एंड जनरली अगर एम्प्लॉय बेनिफिट से क्वेश्चन आता है तो वो डीबीपी से ही आता है। तो इसलिए वो 4 एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं क्लास में करा भी दूंगा और आप लोग को मैं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि ये क्लास खत्म होने के बाद, ये रिवीजन लेक्चर खत्म होने के बाद फटाफट एक बार वो सॉल्व भी कर लेना आप लोग खुद से। स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंड एस 19। सबसे पहला आता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स होता क्या है। तो जो एम्प्लॉय कंपनी को सर्विस दे रहा है उसके बदले जो भी बेनिफिट्स कंपनी अपने एम्प्लॉयज को दे रहा है उसको एम्प्लॉय बेनिफिट्स बोलते हैं। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन कैश, इट कैन बी इन काइंड, इट कैन बी इन एनी परक्विसिट्स, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। वो सबको एम्प्लॉय बेनिफिट्स बोलता है। ऐसा कोई भी बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है इन ल्यू ऑफ द सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, उसको हम लोग एम्प्लॉय बेनिफिट्स बोलते हैं, उसको हम लोग एम्प्लॉय बेनिफिट्स बोलते हैं। अब कुछ कुछ चीजें थी जो आपको याद होगा, हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी पढ़ा था एम्प्लॉय बेनिफिट्स, शेयर बेस्ड पेमेंट में भी पढ़ा था एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो है तो वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स, लेकिन वो एम्प्लॉय बेनिफिट जो हैं वो इंड एस 19 के स्कोप से बाहर है। वो इंड एस 19 के स्कोप से बाहर है। आई बिलीव दैट इज वेरी मच क्लियर। जैसे लोन गिवन टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट्स, तो उसमें भी आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ही, लेकिन वो इंड एस 19 में कवर नहीं होता है। वो आपका रिस्पेक्टिव इंड एस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंड एस 109 में कवर होता है। शेयर बेस्ड पेमेंट्स, जो हम लोग अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देते हैं या कैश देते हैं बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, तो वो भी है तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, लेकिन वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के इंड एस 19 में कवर नहीं होता है, वो इंड एस 102 में कवर होता है। आई बिलीव ये स्कोप, ये एप्लीकेबिलिटी आपको क्लियर है। नाउ कमिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयज? कौन होते हैं एम्प्लॉयज? कैन बी पार्ट टाइम, फुल टाइम, परमानेंट एम्प्लॉयज, टेम्पररी एम्प्लॉयज, कैजुअल एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, केएमपी, सब एम्प्लॉयज है। नाउ हम लोग एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स देते क्यों हैं? देखो हमने पढ़ा अभी एम्प्लॉय बेनिफिट्स होता क्या है, एम्प्लॉयज कौन होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स दिया क्यों जाता है। क्योंकि देयर इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, राइट। एक फॉर्मल अग्रीमेंट होता है ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एक फॉर्मल अग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें देना पड़ता है बेनिफिट, जितना काम कराए उतना पैसा देना पड़ता है एम्प्लॉयज को। सो दैट दोज बेनिफिट्स आर कॉल्ड एज एम्प्लॉय बेनिफिट्स, दोज बेनिफिट्स आर कॉल्ड एज एम्प्लॉय बेनिफिट्स। बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशन भी आते हैं, बोनस का, प्रोविडेंट फंड का, ग्रेचुइटी का, तो लीगल ऑब्लिगेशन भी आता है। या फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी हो सकता है, जैसे मैंने एम्प्लॉय एम्प्लॉय को खुशी से बोनस दे दिया, तूने बहुत अच्छा काम किया, ले तू बोनस रख। तो इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन मैंने खुशी से दे दिया, तो दीज आर कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। सो एम्प्लॉय बेनिफिट्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। सो दैट्स व्हाई एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर गिवन। तो मैंने ये भी पढ़ा दिया। एम्प्लॉय बेनिफिट्स 4 तरह के होते हैं।
एक होता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एक होता है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एक होता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एक होता है टर्मिनेशन बेनिफिट्स। सर इसमें फर्क क्या है, आ जाओ बता देता हूं। ये है आपका रिपोर्टिंग डेट। अगर कोई एम्प्लॉय बेनिफिट्स रिपोर्टिंग डेट से विद इन 12 मंथ पेबल में है तो ये बन जाता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अगर कोई एम्प्लॉय बेनिफिट्स 12 मंथ के बाद पेबल है तो ये बन गया लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अगर कोई एम्प्लॉय बेनिफिट एम्प्लॉय के रिटायर होने के बाद मुझे पे करना है, मतलब एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद मुझे पे करना है, तो ये बन गया पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स। या फिर टर्मिनेशन बेनिफिट्स, अगर किसी एम्प्लॉय को मैंने धक्के मार के निकाल दिया उसके बाद उसको कुछ पेमेंट करना है तो वो हो गया टर्मिनेशन बेनिफिट्स, वो हो गया टर्मिनेशन बेनिफिट्स। सो चार तरह के एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं। पोस्ट शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड टर्मिनेशन एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ये चार तरह के एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं आपके। आई बिलीव मीनिंग आपको क्लियर है और मैंने आपको इसको पढ़ा ही दिया है। तो ये हमारा बेसिक्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट यहां पे होता है खत्म। बताओ इसमें किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं। अब हमें पढ़ना है क्या, बताओ तो। अब हमें पढ़ना है वन बाय वन। हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फिर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फिर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड फिर हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेशन बेनिफिट्स। नाउ इन दिस प्रोसेस आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि आई विल डिवोट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ माई टाइम इन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स और टर्मिनेशन एम्प्लॉय बेनिफिट्स लास्ट का 10 मिनट में मैं इसको रैपअप कर दूंगा। इवन 10 मिनट भी नहीं, बस 5 मिनट में रैपअप कर दूंगा मैं। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, फिर आपका डिफाइंड बेनिफिट प्लान में मैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगाऊंगा। चलो, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में ना बच्चों यहां पे तीन कंपोनेंट्स हो सकता है इसका। बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हो सकता है। क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस या सैलरीज। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स है ना, मतलब लेट सपोज मार्च के मंथ का सैलरी हम लोग अप्रैल मंथ में दिए। कंपनी का पॉलिसी क्या है कि मार्च का सैलरी हम लोग 10th ऑफ अप्रैल को पे करते हैं, अप्रैल का सैलरी 10th ऑफ मई को पे करते हैं। मतलब सैलरी ऑफ द मंथ इज पेड ऑन द 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो अब 31 मार्च में मार्च का सैलरी तो पे तो नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेंस तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑन अक्रूवल बेसिस। हमें एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑन एन अक्रूवल बेसिस, राइट। तो हम लोग एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे लेकिन पेमेंट नहीं हुआ तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। ये सैलरी पेबल इज पेबल विद इन 12 मंथ्स, सो इट इज कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो, अब आता है शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस मतलब जो एम्प्लॉयज को लीव्स मिलता है, हर साल में आपको एम्प्लॉयज को लीव्स मिलता है। लेट सपोज हमें इस साल में लीव मिला है 10, लेकिन जरूरी है क्या कि मैं 10 लीव पूरा अवेल भी कर लूं? नहीं, हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगा, राइट। क्योंकि आप 10 लीव मिला, हो सकता है उसमें आपने 6 लीव ही अवेल किया लेकिन 4 लीव अवेल नहीं किया। 4 लीव आपने अवेल नहीं किया तो इस 4 लीव का ट्रीटमेंट क्या होगा? पॉइंट इज ये 4 लीव जो आपने अवेल नहीं किया, ये 4 लीव जो आपने अवेल नहीं किया, इसका मतलब आपने 4 दिन ज्यादा काम किया। आपने 4 दिन ज्यादा काम किया देन रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड था उससे आपने 4 दिन ज्यादा काम किया। तो आइडियली तो एम्प्लॉयर को आपको 4 दिन का पेमेंट करना था, आइडियली तो 4 दिन का पेमेंट करना था। लेकिन इसमें एम्प्लॉयर क्या बोलेगा? एम्प्लॉयर क्या बोलेगा? ये जितना तुमने एक्सेस काम किया है इस साल, मतलब तुम जितना लीव्स नहीं ले पाए, मतलब तुम्हारा जो अनयूटिलाइज्ड लीव्स था, लीव तुम्हें दिया गया था 10, तुमने अवेल किया 6, 4 तुम्हारा अनयूटिलाइज्ड रह गया। कैरी फॉरवर्ड इट टू नेक्स्ट ईयर। तुम नेक्स्ट ईयर में ये लीव ले लेना, तुम नेक्स्ट ईयर में ये लीव ले लेना। अब यहां पे ना बच्चों कंपनीज का पॉलिसी अलग अलग होता है, तो मैं इस पॉलिसीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। मैं इस पॉलिसीज को 4 केस में डिवाइड करता हूं। इस 4 केस के अलावा कोई और केस हो ही नहीं सकता है। क्या है वो केसेस? बोला लीव्स जो होते हैं वो हो सकते हैं एक्यूमुलेटिंग होंगे या नॉन एक्यूमुलेट होंगे।
एक्यूमुलेटिंग मतलब आपको 10 लीव दिया गया, आपने 6 लीव ले लिया, 4 लीव आपका बाकी रह गया, तो ये 4 लीव आप नेक्स्ट ईयर में अवेल कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटिंग, मतलब जहां पे आपका लीव जो अनयूटिलाइज्ड है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है टू नेक्स्ट ईयर, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटिंग लीव्स। नॉन एक्यूमुलेटिंग क्या होता है? आपने इस साल में 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया, 10 दिन का लीव मिला था आपको, 6 दिन का लीव लिया, 4 दिन बच गया, 4 दिन आपने लीव नहीं लिया, तो ये लीव अगले साल नहीं जाएगा, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स। नाउ अब जो एक्यूमुलेटिंग लीव्स होते हैं इसमें भी 2 तरह के होते हैं। क्या? हमने 10 दिन जो लीव मिला था उसमें 6 दिन ले लिया, 4 दिन बचा, अब आपको कंपनी क्या बोल रहा है कि तुम नेक्स्ट ईयर में ये 4 लीव्स को अवेल कर लेना, और अगर नहीं कर पाए तो ये लैप्स हो जाएगा, मतलब जो 4 दिन बचा है, 4 दिन जो अनयूटिलाइज्ड लीव्स है, या तो आप इसको नेक्स्ट ईयर में लीव ले लेना, नेक्स्ट ईयर में 4 दिन कम काम करना, 4 दिन का ये लीव ले लेना, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। हमें आज के दिन जो आप 4 लीव्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो आपको आज के दिन एस्टिमेट करना पड़ेगा, ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर में एम्प्लॉइज कितना लीव लेगा। मैं यहां पे आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखो, ये है 2 साल, इस साल में आपको 10 लीव मिला था, आपने 6 लीव ले लिया, आपका 4 लीव बचा। कंपनी क्या बोल रहा है? तुम नेक्स्ट ईयर में तुम 4 दिन का लीव एक्स्ट्रा ले लेना, अगर नहीं ले पाए तो लैप्स हो जाएगा, नहीं ले पाए तो लैप्स हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर में एम्प्लॉइज कितना लीव लेगा? 10 लीव जो यहां का मिलेगा, 10 लीव ये भी लेगा, प्लस 4 लीव ये भी लेगा, मतलब एम्प्लॉइज को यहां पे 14 लीव्स लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बोल रहा है यहां पे, हम लोग यहां पे बोलेंगे, यहां पे हम लोग यहां पे खड़े हैं, ठीक है, हम लोग यहां पे खड़े हैं, तो हम लोग को यहां पे देखना पड़ेगा कि क्या नेक्स्ट ईयर में ये एम्प्लॉय 4 लीव का अवेल कर पाएगा। तो मैंने एस्टिमेट कर रहा हूं, तो मुझे लगता है नहीं, एम्प्लॉय ना ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का लीव अवेल कर पाएगा, 1 दिन का लीव अवेल कर पाएगा, 3 दिन का लीव अवेल नहीं कर पाएगा। तो अब क्या हुआ? देखो, आपने अपने एम्प्लॉय से 4 दिन एक्स्ट्रा काम कराया, आपने अपने एम्प्लॉय से 4 दिन एक्स्ट्रा काम कराया, उसके बदले एम्प्लॉयज को सिर्फ 1 दिन का ही लीव मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, 3 दिन के लिए कुछ नहीं मिलेगा, 3 दिन के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहां पे प्रोविजन बनाएंगे। कितना का प्रोविजन बनाएंगे? 1 डे का, 1 दिन का प्रोविजन बनाएंगे। हम लोग 1 दिन का प्रोविजन बना देंगे। नाउ अब अगर कंपनी का पॉलिसी, देखो यहां पे लिखा हुआ है, लीव ले लो या नहीं तो लैप्स कर जाएगा, तो एस्टिमेट करो, अनुमान लगाओ कि नेक्स्ट ईयर में एम्प्लॉइज कितना दिन का लीव ले पाएगा, जितना दिन का लीव ले पाएगा उतना का प्रोविजन बना दो। अब क्या होता है? दूसरा केस, ये हो गया केस 1, केस ए हो गया ये वाला। दूसरा केस क्या है? कंपनी क्या बोल रहा है? अच्छा, तुमने यहां पे 10 दिन काम किया, 10 दिन का तुमको छुट्टी दिए थे हम, तुम 6 दिन का ही छुट्टी ले पाए, 4 दिन तुमने एक्स्ट्रा काम किया, छुट्टी नहीं लिया, तुमने एक्स्ट्रा काम किया। अब क्या बोल रहा है कंपनी? सुनो बात को, मैं इसको रहने देता हूं, मैं डायग्राम दूसरा बना देता हूं। हाँ, अब क्या बोल रहा है यहां पे? 10 दिन का छुट्टी दिए थे, तुम 6 दिन का छुट्टी ले लिए, तुम 4 दिन का छुट्टी नहीं ले पाए, तो अब क्या बोल रहा है? तुम इसका नेक्स्ट ईयर में तुम लीव ले लेना, तुम नेक्स्ट ईयर में लीव ले लेना। तो अब इंप्लॉय पूछा, सर अगर लीव नहीं ले पाए तो? कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम तुमको उसका कैश दे देंगे, तो अब क्या बोल रहा है यहां पे? जब हम लोग यहां पे खड़े हैं तो हमें प्रोविजन बनाना है, तो अब क्या बोल रहे हैं? हम 1 दिन का ही छुट्टी ले पाएंगे, तो 1 दिन का छुट्टी ले लिए, प्लस 3 डेज का हम लोग छुट्टी नहीं ले पाए तो मुझे कैश मिल जाएगा। मतलब एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को 4 दिन का बेनिफिट दे रहा है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लीव और इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो हम लोग यहां पे प्रोविजन कितना का बनाएंगे? 4 डेज का प्रोविजन बनाएंगे। तो देखो, जब लीव और इन कैश होता है तो हम लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर फुल अनयूज्ड लीव्स। तो ये हो गया आपका केस बी।
अब यहां पे सर लेकिन हम लोग एग्जाम में पहचानेंगे कैसे कि चलो एक्यूमुलेटिंग या नॉन एक्यूमुलेटिंग तो डायरेक्टली लिखा हुआ होगा, लेकिन हम लोग एग्जाम में पहचानेंगे कैसे कि ये लीव और लैप्स है या लीव और इनकैश है? कैसे पहचानेंगे बताओ? मैंने बताया था क्लास में, बताओ तो कैसे पहचानेंगे? एक वर्ड होगा, एक वर्ड लिखा हुआ होगा, एक वर्ड लिखा हुआ होगा, बताओ तो क्या? द लीव्स आर वेस्टेड लीव्स, वेस्टेड, वेस्टेड मतलब देर इज ए प्रोविजन फॉर इनकैश, इनकैश करा सकते हैं। वेस्टेड इसमें लिखा हुआ होगा अनवेस्टेड। ओके, वेस्टेड मतलब इनकैश हो सकता है, वेस्टेड का मतलब इनकैश हो सकता है। नाउ अगर नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स है, मतलब इस साल में आपने, इस साल में आपने, मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी सी, इस साल में आपने 10 दिन का छुट्टी मिला था, आपने 6 दिन का छुट्टी लिया, 4 दिन का छुट्टी नहीं लिया, मतलब 4 दिन आपने एक्स्ट्रा काम किया। कंपनी बोल रहा है ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा क्या? नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। मतलब तुमने 4 दिन काम नहीं किया, मतलब वो लैप्स हो गया, वो लैप्स हो गया। तुम लीव ले लेते तो ठीक है, तुमने लीव नहीं लिया, वो लैप्स हो गया, अब वो लैप्स हो गया। तो बताओ इसका कुछ होगा क्या? इसका कोई ट्रीटमेंट करूं क्या मैं? इसका कोई ट्रीटमेंट करूं क्या? नहीं, क्योंकि इंप्लॉइज ने एक्स्ट्रा काम तो किया, एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा काम तो किया, लेकिन एम्प्लॉयर ने उसको कुछ दिया क्या उसके बदले? एम्प्लॉयर ने उसको कुछ दिया क्या? नहीं दिया, फ्री फोकट का काम करा लिया। तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। नाउ पार्ट नंबर डी, केस डी, क्या बोल रहा है यहां पे? यहां पे 10 दिन का छुट्टी मिला था, आपने 6 दिन का छुट्टी ले लिया, 4 दिन का छुट्टी बच गया आपका, अनयूटिलाइज्ड लीव्स। तो पहला कैरी फॉरवर्ड तो नहीं करने देंगे हम, नेक्स्ट ईयर नहीं जाने देंगे। अब जो ये 4 दिन बचा, कंपनीज का पॉलिसी क्या है? कंपनीज का पॉलिसी क्या है? हम लोग तुम्हें कैश दे देंगे। तुम दुखी मत हो, तुम दुखी मत हो, तुम्हारा लीव लैप्स नहीं हुआ, तुमने एक्स्ट्रा काम किया है, हम तुमको उसके लिए रिवार्ड करेंगे। तुमने एक्स्ट्रा काम किया है, हम तुम्हें उसके लिए रिवार्ड देंगे। अब इस 4 दिन का हम तुम्हें कैश दे देंगे, तुम दुखी मत हो, कैश दे देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? आइदर अगर कैश पेमेंट कर दिया है तो इंप्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश का पेमेंट नहीं किया है तो प्रोविजन या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिख लो बेटर है, पेमेंट करना डायरेक्ट लाइबिलिटी हो गया, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल लाइबिलिटी हो जाएगा। बोलो, तो ये 4 केस ही हो सकते हैं, ये 4 सिनेरियो ही हो सकते हैं। अगर ये 4 सिनेरियो आप समझ गए तो यू आर डन, यू आर डन। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में इसके बाहर कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में इसके बाहर कुछ नहीं है। तो मैंने शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स के भी, डिफाइंड बेनिफिट प्लान के भी, दोनों के ही एग्जांपल्स कुछ मास्टर बना लिए आपके साथ, ताकि आपको कभी दिक्कत हो ही ना। एक बात बताओ, ये प्रोविजन का एंट्री क्या होगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, यहां पे भी प्रोविजन का एंट्री वही होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। बस अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैसे निकालना है वो आपको मैंने सिखा दिया, एंट्री तो वही होने का है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आपको देखना है एक्यूमुलेटिंग है, नॉन एक्यूमुलेटिंग है, वेस्टेड है, अनवेस्टेड है, चेक करो और अपना आंसर अकॉर्डिंगली निकालो। अगर वेस्टेड है तो पूरा अमाउंट का प्रोविजन बनेगा, अगर अनवेस्टेड है तो एस्टिमेट करना पड़ेगा कि इंप्लॉय नेक्स्ट ईयर में कितना का लेगा लीव, कितना लीव लेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वेस्टेड अनवेस्टेड कुछ नहीं बोल रहा है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वेस्टेड है अनवेस्टेड है, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो क्या मानेंगे बताओ तो? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानेंगे? अनवेस्टेड मानेंगे, अनवेस्टेड मानेंगे, अनवेस्टेड मानेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अनवेस्टेड मानेंगे। समझ लो बात को, ये बात को नोट कर लो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अनवेस्टेड मानेंगे। बाय डिफॉल्ट ये वाला होगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, बाय डिफॉल्ट ये वाला हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये वाला हो जाएगा क्लासिफिकेशन। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, मैं यहां पे और भी लिख देता हूं, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम लोग अनवेस्टेड मानेंगे। क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट? चलो यहां पे देखो, मैंने नोट्स में भी यही सेम चीज लिखा है।
हमें एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, हमें लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है, बट हमें पॉइंट इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपका लीव्स एक्यूमुलेटिंग है या नॉन एक्यूमुलेटिंग है। एक्यूमुलेटिंग का मतलब बैलेंस लीव्स कैन बी कैरी फॉरवर्ड, नॉन एक्यूमुलेटिंग का मतलब बैलेंस लीव्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस लीव्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। ओके, अगर इन कैश हो सकता है तो प्रोविजन बनाओगे फुल अमाउंट का, अगर इन कैश नहीं हो सकता, लैप्स हो जाएगा मतलब अनवेस्टेड बेनिफिट्स है, तो एस्टीमेट ऑफ लीव्स दैट विल बी अवेल्ड, आपको एस्टीमेट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ एंट्री क्या बनेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेटेड एब्सेंसेस। नाउ अगर ये नॉन एक्यूमुलेटिंग है और कैन इट बी इन कैश, अगर इन कैश हो सकता है तो लाइबिलिटी बनाओ फुल अमाउंट का, अगर इन कैश नहीं हो सकता मतलब लैप्स हो गया, लैप्स हो गया, लैप्स हो गया, तो प्रोविजन नहीं बनेगा, तब कोई प्रोविजन नहीं बनेगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें हमेशा ध्यान में रखना है आपको, आपने जितना एम्प्लॉय से अगर एम्प्लॉय एक्स्ट्रा काम कर रहा है, सुनो मेरी बात को, अगर एम्प्लॉय एक्स्ट्रा काम कर रहा है, अगर एम्प्लॉय एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसका प्रोविजन आप बनाओगे, लेकिन प्रोविजन तभी बनेगा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के उस एक्स्ट्रा काम के लिए उसको कोई बेनिफिट दे रहा हो। मतलब एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा काम किया, एम्प्लॉयर उसको कुछ नहीं दे रहा है, कोई प्रोविजन नहीं। एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा काम किया, एम्प्लॉयर उसको उतना ही लीव्स दे रहा है, तो प्रोविजन बनाओ। एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा काम किया, एम्प्लॉयर उसको उतने अमाउंट का लीव दे रहा है या फिर कैश दे रहा है, तो प्रोविजन बनाओ, तो प्रोविजन बनाओ। अगर एम्प्लॉय एक्स्ट्रा काम कर रहा है, एम्प्लॉयर उसके एक्स्ट्रा काम के लिए उसको कुछ दे रहा है बेनिफिट, तो प्रोविजन बनेगा। अगर एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है तो कुछ नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो, इस पे हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है, मैं वो आपको करा देता हूं। हमेशा अपने आप को सीमित रखना इस 4 केस में। अगर ये 4 केस क्वेश्चन पढ़ो, अगर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स का है तो बस ढूंढो ये 4 केस में से कौन सा केस है, इसी में से कोई एक केस होगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, इसी में से कोई एक केस होगा। चलो आओ पढ़ते हैं। मिस्टर निरंजन इज वर्किंग फॉर इन्फोटेक लिमिटेड, कंसिडर द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। एनुअल सैलरी इस साल में इतना है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इतना है, लीव अलाउड 10 दिन का है, लीव लिया 7 दिन है, अनयूटिलाइज्ड लीव 3 दिन है। देखो मैंने इसको यहां पे बना दिया, लीव अलाउड 10 दिन का था, लिया 7 दिन है, अनयूटिलाइज्ड हो गया 3 दिन, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया, 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया। अब हमें क्या देखना है, पहला ये एक्यूमुलेटिंग है या नहीं। अगर एक्यूमुलेटिंग है तो वेस्टेड है या अनवेस्टेड है। देखो तो क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस इन्फोटेक लिमिटेड अज्यूम्स दैट निरंजन विल अवेल द अनयूटिलाइज्ड लीव्स ऑफ 3 days ऑफ 20x0x1 इन 20x1x2। मतलब देखो क्वेश्चन बोला तो नहीं डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली आपको ये इशारा दे दिया कि ये नेक्स्ट ईयर में अवेल हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में अवेल करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, कि ये कैरी फॉरवर्ड वाला है, एक्यूमुलेटिंग लीव्स है, मतलब सिंपल क्वेश्चन बोल दिया कि ये आपका एक्यूमुलेटिंग लीव है, ये आपका एक्यूमुलेटिंग लीव है। नाउ अब पॉइंट आता है, ये वेस्टेड है या अनवेस्टेड है। क्वेश्चन कहीं बोला है क्या वेस्टेड है? देखो तो नहीं, कुछ नहीं बोला, यहां तक तो नहीं बोला। इन्फोटेक कंटेंट्स दैट इट विल रिकॉर्ड 30 lakh as the employee benefit expense in each years of 20x1 x0x1 and x1x2 stating that the leaves will in any case be utilized. कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रपोज्ड टू बी फॉलोड बाय इन्फोटेक लिमिटेड। नहीं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है, वेस्टेड है या अनवेस्टेड, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो हम लोग क्या मानेंगे इसको, अनवेस्टेड। हम लोग क्या मानेंगे, अनवेस्टेड। अब क्योंकि ये अनवेस्टेड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये जो 3 लीव्स का काम, 3 लीव्स का जो एक्स्ट्रा काम किया, मतलब 3 लीव्स को अवेल नहीं किया, आपने छुट्टी नहीं लिया, मतलब आपने एक्स्ट्रा काम किया, जो एक्स्ट्रा काम किया, नेक्स्ट ईयर में आप कितना छुट्टी ले पाओगे, नेक्स्ट ईयर में आप कितना लीव्स ले पाओगे। तो क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि जो इंप्लॉय है ना वो नेक्स्ट ईयर में 3 दिन का लीव ले लेगा, ये अवेल कर लेगा 3 दिन का, मतलब 3 दिन का 3 दिन पूरा अवेल कर लेगा। मतलब देखो तो क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर में इसको फिर से 10 दिन का लीव मिला होगा, तो ये यहां पे 10 दिन का ये वाला तो लीव लेगा ही, प्लस 3 दिन वाला ये भी लेगा, 10 + 3 = 13 लीव लेगा, यहां पे।
तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, तो हम लोग यहाँ पे कितना का प्रोविजन बनाएंगे, हम लोग कितने का प्रोविजन बनाएंगे बताओ, तो 3 दिन का प्रोविजन बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे 3 दिन का प्रोविजन बनाएंगे। तो हमने 3 दिन का प्रोविजन बनाया। अब 3 दिन का प्रोविजन हमें निकालना पड़ेगा, 3 दिन का सैलरी कितना है, 30 लाख का सैलरी है 300 दिन के लिए। तो एक दिन का सैलरी कितना हुआ, 30 लाख डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू एक दिन का सैलरी हो गया 10,000, 3 दिन का सैलरी हो गया 30,000। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, तुमने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया इस साल में, तुमने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया इस साल में। तो पहले तुम्हें जितना इस साल का काम करना था उसके लिए, तो तुम्हें इस साल का जितना काम करना था उसका तुमको 30 लाख रुपए हम दे रहे हैं। तुम्हें इस साल का जितना काम करना था उसके लिए तुम्हें 30 लाख रुपए दे रहे हैं। तुमने जितना एक्स्ट्रा काम किया उसके लिए हम तुम्हें 0.3 का बेनिफिट अगले साल देंगे। तो टोटल हम लोग खर्चा कितना रिकॉर्ड करेंगे, 30.3। टोटल खर्चा कितना रिकॉर्ड करेंगे, 30,30,000, 30,30,000। समझ रहे हो बात को। नॉर्मल इंप्लॉय से निरंजन ने नॉर्मल इंप्लॉय से 3 दिन ज्यादा काम किया। देखो 30 लाख का सैलरी तो सबको ही मिल रहा है, लेकिन इस बंदे ने 3 दिन ज्यादा काम किया, 3 दिन ज्यादा काम किया। तो हम लोग यहां पे इसको अभी सैलरी तो 30 लाख ही दे रहे हैं, सैलरी 30 लाख ही दे रहे हैं, लेकिन अगले साल बोल रहे हैं तुम कम काम करना, तुम कम काम करना। तो यहां पे क्योंकि ज्यादा काम किया है तो हम लोग इस साल अक्रूवल बेसिस पे ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ईयर उसने कम काम किया होगा, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट ईयर उसने कम काम किया, नॉर्मल इंप्लॉय ने 300 दिन काम किया होगा, लेकिन इसने 297 डेज ही काम किया होगा, इसने कम काम किया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सपेंस कम रिकॉर्ड करेंगे। देखो नेक्स्ट ईयर मैंने इसका कम रिकॉर्ड किया एक्सपेंस, नेक्स्ट ईयर इसका मैंने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया। देखो पेमेंट 30 लाख ही हुआ, लेकिन मैंने अक्रूवल बेसिस पे एडजस्ट करके एक्सपेंस कम और बेसी रिकॉर्ड किया है। आई बिलीव ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन है, अज्यूम दैट इन द सेम इंफॉर्मेशन एज इन इलस्ट्रेशन 2। बोला जो ये वाला सेम क्वेश्चन है ना, बोला इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है ये वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहां पे, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस इन्फोटेक अज्यूम्स दैट मिस्टर निरंजन विल अवेल अनयूटिलाइज्ड लीव्स ऑफ 2 days सब्सिक्वेंटली। बोला अब देखो 3 दिन का बाकी था, 3 दिन का लीव बाकी था, लेकिन बोल रहा है कि मेरे को लगता है कि सिर्फ 2 दिन का ही लीव नेक्स्ट ईयर में ले पाएगा, मेरे को लगता है कि नेक्स्ट ईयर में सिर्फ 2 दिन का ही लीव ले पाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पे, हम लोग प्रोविजन कितना का बनाएंगे, 2 दिन का प्रोविजन बनाएंगे। अब हम लोग प्रोविजन 2 दिन का बनाएंगे। अगर ये वाला लीव अनवेस्टेड हो, अगर ये वाला लीव क्या है, अनवेस्टेड है, तो इसलिए हम लोग यहां पे अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन अगर यही वाला लीव वेस्टेड होता, अगर यही वाला लीव वेस्टेड होता, सेम लाइन भी लिखा हुआ होता, तब भी मैं प्रोविजन 30,000 का ही बनाता, तब भी मैं प्रोविजन 30,000 का ही बनाता। बोलो हाँ या ना। अगर वेस्टेड होता तो मैं प्रोविजन 30,000 का ही बनाता। इज दैट क्लियर एवरीवन। बट क्योंकि ये अनवेस्टेड है, मतलब नेक्स्ट ईयर में तुमने लीव ले लिया तो ठीक, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। तो लीव कितना का लेगा, 2 दिन का, तो मैंने 2 दिन का प्रोविजन बना दिया है। अगर यही वाला क्वेश्चन वेस्टेड का होता तो मैं प्रोविजन 30,000 का बना रहा होता यहां पे। इज दैट क्लियर एवरीवन, बोलो गाइस। वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, एक और क्वेश्चन है, एंटिटी हैज 100 एम्प्लॉइज हु आर ईच इंटाइटल्ड टू 10 वर्किंग डेज ऑफ पेड सिक लीव। बोला 10 दिन का पेड सिक लीव मिलता है, एंटाइटलमेंट 10 दिन का होता है। अनयूज्ड सिक लीव्स में बी अनयूज्ड सिक लीव्स में बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक्यूमुलेटिंग है, सिक लीव इज देन टेकन फर्स्ट ऑफ द करेंट ईयर एंटाइटलमेंट एंड देन आउट ऑफ एनी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मतलब लीफो बेसिस पे, मतलब अगर कोई आपको जो इस साल लीव लोगे ना, तो एडजस्टमेंट कैसे होगा। बोला पहले हम लोग जो इस साल का एंटाइटलमेंट है पहले उससे एडजस्ट करेंगे, फिर जो ओपनिंग बैलेंस है उससे एडजस्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2021 द एवरेज अनयूज्ड एंटाइटलमेंट इज 2 days पर एम्प्लॉय। बोला ईयर एंड पे 2 लीव बचा हुआ है, ऑन एन एवरेज सारे एम्प्लॉय का ही, ऑन एन एवरेज सारे एम्प्लॉय का 2 लीव बचा हुआ है। मतलब ऑन एन एवरेज सारे एम्प्लॉयज ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया है। बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स only 20% of the employees will use 1 day from their carry forward leave।
बोल रहा है कि जो 100 इंप्लॉइज है मेरे पास, सब ऑन एन एवरेज सबका 2 दिन का लीव बचा हुआ है, मतलब 2 दिन सबने एक्स्ट्रा काम किया है। अब बोल रहा है कि जो 100 इंप्लॉइज है ना, उसमें से मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में सिर्फ 20%, मतलब 20 इंप्लॉई नेक्स्ट ईयर में 1 दिन का लीव एक्स्ट्रा ले पाएंगे, और 80% इंप्लॉइज तो लीव ले ही नहीं पाएंगे, मतलब उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। उन्होंने इस साल 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया, लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला उसका, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बेनिफिट दिया नहीं तो उसको कुछ करना है क्या, नहीं, उसको इग्नोर कर दो। बेनिफिट दिया नहीं तो उसको इग्नोर कर दो। यहां पे ये 20%, मतलब 20 इंप्लॉइज को 1 दिन का बेनिफिट दिया गया, तो हम लोग 1 दिन का बेनिफिट लिए, मतलब प्रोविजन बनाएंगे 20 इंप्लॉइज के लिए 1 दिन का प्रोविजन, 20 डेज का प्रोविजन बनेगा। सैलरी पर डे कितना है, 2500। सैलरी पर डे कितना है, 2500, तो ये कितना हो गया, 50,000 का प्रोविजन बनेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेटेड एब्सेंस, कितना का, 50,000 का। नाउ ये क्या हो गया, एक्यूमुलेटिंग लीव्स है प्लस अनवेस्टेड लीव्स है, प्लस अनवेस्टेड है, देखो अनवेस्टेड है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एसर लिमिटेड हैज 350 इंप्लॉइज सेम एज अ ईयर अगो, बोला पिछले साल भी 350 इंप्लॉइज था, इस साल भी 350 इंप्लॉइज है। द एवरेज स्टाफ अट्रिशन रेट्स ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द पास्ट 10 years रिप्रेजेंट्स 6% पर एनम, मतलब ऐसा है क्या कि हर साल 6% इंप्लॉइज गिर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, बोला इंप्लॉइज तो 350 ही है, आना जाना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब 6% इंप्लॉइज हर साल नए रहते हैं, 6% इंप्लॉइज छोड़ के जाते हैं और 6% नए आते हैं, 6% छोड़ के जाते हैं, 6% नए आते हैं। ओके, एसर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू ऑल इंप्लॉइज। पेड वेकेशन, बोला हर इंप्लॉय को हम लोग देते हैं 10 दिन पर इंप्लॉय का, रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ हायरिंग, किसी दिन भी हायरिंग हुआ हो, किसी दिन भी हायरिंग हुआ हो, 10 दिन का छुट्टी तो मिलेगा ही मिलेगा। नाउ कंपनसेशन फॉर पेड वेकेशन इज 100% of compensation for paid vacation is 100% of the employee's salary and unused vacation can be carried forward for 1 year, मतलब accumulating leaves है। accumulating leaves है। okay, now as of 31st March 2001 unused vacation carried forward was 3 days per employee, average salary was 15,000 per day and accrued expense for unused vacation for 20x0x1 is 65 lakh. During x1 x2 employees took 9 days of vacation in on an average, salary increases 10%। समझो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। बोला आपको यहां पे 10 दिन का इंटाइटलमेंट हुआ होगा, 9 डेज का लीव नहीं 7 डेज का लीव ले लिया और बचा है 3 डेज का लीव लेना, 3 डेज का लीव अनयूटिलाइज है, मतलब इस साल में 20x0x1 20x1 में 3 दिन का लीव बचा हुआ है, अनयूज्ड लीव 3 दिन का है, तो ये यहां पे ओपनिंग बन गया, ओपनिंग बन गया कितना, 3 दिन, बोलो है ना, बोलो। हमें क्वेश्चन मांग रहा है किस पीरियड का, हमें बताना है कितना लाइबिलिटी होगा और कितना एक्सपेंस होगा फॉर 31st मार्च 20x2, मतलब हमारे लिए जो पीरियड इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पीरियड है। बोला इस पीरियड में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे और कितना लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे वो बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, मेरा ओपनिंग अनयूज्ड लीव 3 दिन का है, ओपनिंग अनयूज्ड लीव मेरा 3 दिन का है, और बोला इस दिन में हमारे अगेन एंटाइटलमेंट कितना हुआ होगा बताना, तो 10 दिन का इंटाइटलमेंट हुआ होगा, और इंप्लॉइज ने लीव कितना दिन का लिया है, 9 दिन का लीव लिया है। ये वाला डायनेमिक क्लियर है, ये वाला डेटा क्लियर है आपको, ये तीनों डेटा क्लियर है आपको, राइट नाउ। अब एक बात समझो, हमारे पास इंप्लॉइज कितने थे, 350 इंप्लॉई है, हमारे पास 350 इंप्लॉई है। अब हमारा एट्रिशन का रेट क्या था, 6%, मतलब 6% इंप्लॉइज इस साल ज्वाइन किए होंगे, 20x1 x2 में 6% इंप्लॉय ज्वाइन किए होंगे, और 329 इंप्लॉइज मतलब 94% इंप्लॉइज पुराने पिछले साल से आ रहे होंगे, 94% इंप्लॉइज पिछले साल से आ रहे होंगे।
सर इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक है जो नए इंप्लॉइज है ना उनका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 0 और जो पिछले साल से आ रहे हैं उनका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 3। समझे? अब क्या हुआ? अलोक जो नया एंटाइटलमेंट हुआ वो तो दोनों को 10-10 ही मिला। सबने लीव्स ऑन एन एवरेज 9 का ही लिया, ऑन एन एवरेज लीव 9 का ही लिया। तो अब देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना बन गया लीव्स का। ओल्ड इंप्लॉइज के लिए 3 दिन ओपनिंग का था, 3 दिन ओपनिंग का था। इस साल 10 मिला, इस साल 10 मिला, हमने लीव लिया 9। तो हमारे पास देखो ओपनिंग का 3 था, इस साल 10 मिला तो 13 लीव हुआ। 13 लीव लेना था लेकिन हमने लिया 9, तो बच कितना गया? 4 लीव्स बच गया, 4 लीव्स फॉर 329 इंप्लॉइज। तो 4 इंटू 329 कितना हो गया? 4 इंटू 329 कितना हो गया? 1316 डेज, 1316 डेज का लीव का प्रोविजन बनेगा। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? अब 21 इंप्लॉइज जो नए आए हैं, जो नए आए हैं, ओपनिंग उनका कुछ था नहीं, 10 दिन का एलोकेशन हुआ, 9 दिन का लीव ले लिए, बचा कितना? 1 दिन। बचा कितना? 1 दिन। सो हर 21 इंप्लॉइज का 1-1 दिन का लीव बचा है। तो 21 इंटू 1 इज 21 डेज, 21 डेज। तो हमें टोटल प्रोविजन कितना का बनाना होगा? 1337 डेज का प्रोविजन बनेगा, 1337 डेज का प्रोविजन बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? 1337 डेज का प्रोविजन बनेगा। दैट इज 1316 प्लस 21 इज इक्वल टू 1337 डेज। नाउ अब प्रोविजन बनेगा तो देखो ये तो इतना दिन का प्रोविजन बनेगा, बट सैलरी कितना है? बोला पिछले साल सैलरी था 15,000 पर डे और सैलरी 10% से इंक्रीज करेगा। तो इस साल का सैलरी कितना हो गया? 15,000 इंटू 1.1 इज 16,500। तो 16,500 इंटू 1337 इज इक्वल टू 2,20,60,500 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा हमें। कितना का प्रोविजन बनाना पड़ेगा? तो ये हमारा इसका प्रोविजन बन जाएगा। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। कितना का? 22060,500। बोलो क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस, शॉर्ट टर्म लीव्स, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्लियर है कि आप लोग को अब? हमेशा समझो, मैं फिर से करक्स बता रहा हूं, तो जो लीव्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक्यूमुलेटिंग और नॉन एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग का मतलब कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, कैन बी कैरीड फॉर टू नेक्स्ट ईयर। अब जो एक्यूमुलेटिंग लीव्स होते हैं तो उसमें देखो कि ये वेस्टेड है या अनवेस्टेड है। वेस्टेड है मतलब नेक्स्ट ईयर में तुम लीव ले लेना, अगर लीव नहीं ले पाए तो तुम्हें कैश दे देंगे। तो कैश दे देंगे मतलब इन एनी केस तुमने जितना एक्स्ट्रा काम किया है तुमको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, तुम निश्चिंत रहो, तुमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस केस में हमने जितना एक्स्ट्रा काम किया है सारा का प्रोविजन बना दो, सारा का प्रोविजन बना दो। नाउ अगर आपका अनवेस्टेड है मतलब तुम नेक्स्ट ईयर में लीव ले लेना, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। तो हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा कितना लीव्स लेगा नेक्स्ट ईयर में, उतना का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। नाउ अगर लीव्स नॉन एक्यूमुलेटिंग है मतलब तुमने इस साल एक्स्ट्रा काम किया, तुमने इस साल एक्स्ट्रा काम किया और एम्प्लॉयर तुमको इसके लिए कुछ नहीं देगा तो उसको इग्नोर कर दो, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन एम्प्लॉयर अच्छा है, एम्प्लॉयर बोलता है कि नहीं नहीं तुमने एक्स्ट्रा काम किया है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, तुमने एक्स्ट्रा काम किया है ना, हम तुम्हें कैश देंगे, हम तुम्हें कैश देंगे। तो अगर कैश पे कर दिया है तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर कैश पे नहीं किया है तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल लायबिलिटी। क्लियर है क्या एवरीवन? नाउ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में एक चीज और आता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग या बोनस प्लान्स। तो इसमें बोला कि अगर आपका प्रेजेंट या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है और आप उस अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हो तो मेक अ प्रोविजन फॉर दैट अमाउंट। बोनस जितना भी आपको एम्प्लॉयज को जितना बोनस देना है या प्रॉफिट शेयरिंग का कुछ देना है, तो अगर आपका कोई ऑब्लिगेशन है और उस अमाउंट को आप एस्टिमेट कर सकते हो तो यस मेक अ प्रोविजन फॉर द सेम। ओके नाउ तो इससे हमारा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स खत्म हो जाता है। इस शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आ रहा है हमारा एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, दैट इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स मतलब एम्प्लॉय
को जब सर्विस से रिजाइन कर देगा एम्प्लॉयज, उसके बाद जो उसे हम लोग बेनिफिट देते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स. सो इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड वन इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान. सर दोनों में डिफरेंस क्या है? सो डिफरेंस क्या है, देखो डिफाइंड बेनिफिट प्लान में हमें एक फिक्स्ड अमाउंट का ऑब्लिगेशन बांध लिया है कि मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या बोल रहा है कि जब तुम छोड़ के जाओगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा. जब तुम छोड़ के जाओगे मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा. तो एक फिक्स्ड बेनिफिट देने का वादा कर दिया है, फिक्स्ड डिफाइंड बेनिफिट देने का वादा कर दिया है. अब वो कंपनी वो पैसा कहां से लाएगा, मतलब नहीं है, अपने को मतलब नहीं है, तो इसको बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान. तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है? तो जब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे जैसे इंप्लॉय मेरे कंपनी में काम कर रहा है तो वैसे वैसे हम लोग मंथली इंप्लॉय के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, एक फंड में एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करते रहते हैं फंड में. मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूट करते ही खत्म हो गया. अब जब इंप्लॉय रिटायर करेगा, जब इंप्लॉय छोड़ के जाएगा तो उस फंड में जितना पैसा होगा वो लेके चल जाएगा. तो अब उस फंड में इन्वेस्टमेंट में पैसा बढ़ता है घटता है जो भी होता है, मेरे को उससे मतलब नहीं है. मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि एक फिक्स्ड अमाउंट मंथली कंट्रीब्यूट कर दो, मंथली कंट्रीब्यूट करते जाओ एक फिक्स्ड अमाउंट. मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतना ही था. डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है, इंप्लॉय ने काम किया, मैंने कंट्रीब्यूट किया. 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 कंट्रीब्यूट किया, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, मेरा ऑब्लिगेशन खत्म. अब इस फंड में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं. लेकिन डिफाइंड बेनिफिट में क्या होता है, लेट सपोज इंप्लॉय यहां पे छोड़ के जाएगा, तो अब मैं इंप्लॉय को बोल रहा जब तू छोड़ के जाएगा ना भाई तब मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तब मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा. तो फिक्स्ड बेनिफिट दूंगा जब तू छोड़ के जाएगा, जब तू छोड़ के जाएगा तुझे फिक्स्ड बेनिफिट दूंगा, जब तुझे छोड़ के जाएगा तुझे मैं फिक्स्ड बेनिफिट दूंगा. इसको बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान, इसको बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान. तो देखो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का तो अकाउंटिंग बड़ा सिंपल है. सर्विस मिला, अमाउंट कंट्रीब्यूट किए, तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है. इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल है. लेकिन डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या है कि आपको यहां पे पहले इस जितना अमाउंट देना है पहले वो पता करो कितना अमाउंट देना है मेरे को एम्प्लॉइज को, फिर हम लोग उसको एलोकेट करके, देखो ये जो बेनिफिट दे रहे हैं हम लोग एम्प्लॉइज को वो इतना सर्विस दिया उसके लिए दे रहे हैं ना, तो हमें पहले इसको एलोकेट करना पड़ता है कि हर साल के लिए कितना दिया. लेकिन लेट सपोज 5 साल के लिए दिया तो यहां पे आया 1 साल का 20,000, तो एक्सपेंस 20,000 का है लेकिन पेमेंट कर दिया क्या, नहीं, पेमेंट करेंगे 5 साल में, 5th ईयर के एंड में पेमेंट करेंगे. तो हम लोग का एक्सपेंस 20,000 का है लेकिन पेमेंट 5th ईयर एंड में होगा, तो हम लोग को कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इस साल का हम लोग यहां पे 20,000 पे करेंगे, तो हमें इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हमें इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हमें इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सो जो प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान वो टोटली डिफरेंट होता है. इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या है एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या है. आई बिलीव अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है. चलो अब मैं आपको लेके चल रहा हूं यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स. एंटिटी एम्प्लॉयर हैज एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड अग्रीड बेनिफिट्स ऑन रिटायरमेंट, बट कंट्रीब्यूशन प्लान में हैज एन ऑब्लिगेशन लिमिटेड टू कंट्रीब्यूट अ स्पेसिफाइड अमाउंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट. ये बात ध्यान में रखना, यहां पे ऑन रिटायरमेंट है, यहां पे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट है. कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है. डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्योंकि यहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, अब कहां से लाऊंगा कैसे लाऊंगा मुझे नहीं पता, तो सारा रिस्क किसका है, एंटिटी का है, सारा रिस्क किसका है, एंटिटी का है. लेकिन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में क्या है, मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब उससे उस फंड में पैसा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है
वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो सारा रिस्क किसका हो गया? एम्प्लॉय का। सारा रिस्क किसका हो गया? एम्प्लॉय का। ओके, नाउ आई बिलीव आपको ये दोनों टर्म्स का मतलब समझ में आया और दोनों में डिफरेंस समझ में आ चुका है। तो अब मैं आपको सबसे पहले डिफाइंड बेनिफिट प्लान पढ़ाऊंगा। दिस विल बी टाइम टेकिंग। डिफाइंड बेनिफिट प्लान ही हमारा मेजर कंपोनेंट बनेगा इसका। उसके बाद हम लोग फिर तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान खत्म होता है, उसके बाद 10 मिनट में मेरा रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। तो द मेजर टाइम विल बी टेकन बाय डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं इसका प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिए हैं, जो मैंने बोला था ना 4 मास्टर एग्जाम्पल है। देखो मैं आपको दिखाता हूं चारों मास्टर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। ये चारों एग्जाम्पल कर डाला तो मैं बताइए आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका डिफाइंड बेनिफिट प्लान में इसके बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको। तो इतना कर डालो, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एकदम मजा में आ जाएगा। चलो पहले डिफाइंड बेनिफिट प्लान का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पे एस्टिमेट करना पड़ेगा दैट व्हाट इज द लमसम बेनिफिट जो आप एम्प्लॉय को दोगे ऑन इट्स रिटायरमेंट, ऑन इज रिटायरमेंट। जो व्हाट इज द लमसम बेनिफिट जो आप एम्प्लॉय को दोगे ऑन रिटायरमेंट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेनिफिट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेनिफिट टू बी पेड, अमाउंट ऑफ बेनिफिट टू बी पेड। कैलकुलेट बेनिफिट पर ईयर। बेनिफिट पर ईयर क्यों? देखो एक बात समझो, अगर आप अपने इंप्लॉय को बेनिफिट दे रहे हो, आपको लगता है कि आपका इंप्लॉय 5 साल काम करेगा और 5 साल के बाद छोड़ के चल जाएगा, तो आप जब छोड़ के जाएगा तो आप उसको लेट सपोज 1 लाख रुपए का बेनिफिट दोगे। आपने ये 1 लाख रुपए का बेनिफिट क्यों दिया? क्योंकि इंप्लॉय ने आपके यहां 5 साल काम किया। तो मतलब आपने हर साल का कितना दिया? 20,000 रुपया। हर साल का कितना दिया? 20,000 रुपया। तो कैलकुलेट बेनिफिट पर ईयर। अब यहां पे बोल रहा है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालना है? क्योंकि समझो ना, हर साल का लेट सपोज ईयर 1 का आपने दिया 20,000, तो ईयर 1 के लिए दिया 20,000। कब? ईयर एंड 5 पे। ईयर 1 के लिए पेमेंट किया ईयर एंड 5 पे। तो ईयर 1 पे कितना का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे बताओ तो? 20,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे क्या? ईयर 1 पे 20,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं। आपका एक्सपेंस का अक्रूवल ईयर 1 में हुआ है लेकिन पेमेंट ईयर 5 में हुआ है। तो आपको इसका प्रेजेंट वैल्यू लगा के रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपको इसका प्रेजेंट वैल्यू लाके रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि अक्रूवल और पेमेंट में फर्क है। अक्रूवल और पेमेंट में फर्क है। तो आपको पेमेंट जितना भी कर रहे हो उसका प्रेजेंट वैल्यू नाउ ऑन द डेट ऑफ अक्रूवल, और उस वैल्यू को एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग बनाएंगे लायबिलिटी का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। हम लोग बनाएंगे यहां पे लायबिलिटी का अमोर्टाइजेशन का शेड्यूल। ओके, नाउ फिर ये सब बातें आती है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन के जरिए पढ़ाऊंगा ये सब चीजों को। ठीक है, हो सकता है एक्चुअल अजम्पशन चेंज हो जाए, हो सकता है बोथ प्लान चेंज हो जाए या एक्चुअल अजम्पशन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा मैं आपको वो बताऊंगा। चलो, तो मैं इसको क्वेश्चन के जरिए आपके साथ डील करना चाहता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ए लिमिटेड हैज अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान टू मेक अ लमसम पेमेंट ग्रेचुइटी ऑफ 6% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एक्चुअल का अजम्पशंस क्या है? नंबर ऑफ इंप्लॉइज मेरे पास 100 है, नंबर ऑफ इंप्लॉइज मेरे पास 100 है। हर इंप्लॉइज को मैं 10,000 पर एनम का सैलरी दे रहा हूं। मेरे को लगता है कि एवरेज ऑन एन एवरेज एक इंप्लॉय मेरे पास 5 साल के लिए काम करेगा। एस्केलेशन रेट मतलब सैलरी हर साल 5% से ग्रो करेगा। डिस्काउंट रेट 9% है, डिस्काउंट रेट 9% है। तो अब मेरा यहां पे सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बेनिफिट दैट आई विल पे ऑन रिटायरमेंट। तो क्या बोल रहा है? 6% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा व्हाट विल बी द लास्ट ड्रॉन सैलरी। बताओ तो ये इस साल का सैलरी कितना है? ईयर 1 का सैलरी कितना है? 10,000। तो हम लोग ईयर 2 का सैलरी कितना हो गया? 1.05। ईयर 3 का सैलरी कितना हो गया? 1.05। ईयर 4 का सैलरी कितना हो गया? 1.05। और ईयर 5 का सैलरी कितना हो गया? 1.05। राइट, तो ये ध्यान में रखना यहां पे 1.05। अब एग्जाम में 5 बार मत कर देना, 5 बार मत करना, हमेशा
n-1 टाइम, हमेशा n-1 टाइम। डोंट डू दिस मिस्टेक। एग्जाम में ये गलती हो सकता है कि फ्लो में आके आप 5 साल का इंक्रीमेंट दिखा दिए हो। नहीं नहीं नहीं, n-1, ऑलवेज रिमेंबर n-1। तो n कितना है? 5 साल, तो 5 माइनस 1, 4 साल के लिए ही होगा, यहां पे 4 साल के लिए ही होगा। ठीक है नाउ, तो आपका सैलरी कितना आ जाएगा? लास्ट ड्रॉन सैलरी आपका आ जाएगा 12155, 12155 आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है, देखो तो लास्ट ड्रॉन सैलरी आपने निकाल लिया 12155, उसके बाद क्या बोल रहा है? फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो कितना साल का सर्विस दिया है आपने? 5 साल का सर्विस दिया है, तो 5 साल का सर्विस ले लो। कितने इंप्लॉइज थे? 100 इंप्लॉइज थे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और इसका देना कितना है? 6% देना है। तो ये अमाउंट आता है आपका 3646500, सॉरी 364650, 364650 का अमाउंट आपको आता है। बताओ ये अमाउंट क्लियर है क्या सबको? इतना बेनिफिट मुझे अपने इंप्लॉइज को देना है, इतना बेनिफिट मुझे अपने इंप्लॉइज को देना होगा। नाउ कितना साल का सर्विस के लिए? 5 साल के सर्विस के लिए। तो व्हाट इज द बेनिफिट पर ईयर? 364650 डिवाइडेड बाय 5 ईयर इज इक्वल टू 72930 पर ईयर, 72930 पर ईयर। इतना हो गया बेनिफिट पर ईयर। तो देखो ईयर 1 का बेनिफिट कितना है? 72930, लेकिन पेमेंट कब हो रहा है? ईयर एंड 5 पे, ईयर एंड 5 पे, ईयर एंड 5 पे। तो हमें इसको कितना साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा? 5th ईयर का, 4th ईयर का, 5th ईयर का, 4th ईयर का, 3rd ईयर का, 2nd ईयर का। 2nd ईयर का करते ही मेरा 1st ईयर के एंड पे आ गया, तो ये आ गया। तो हम लोग पीवी निकालेंगे सिर्फ 4 साल का, 4 साल का, 4 साल का, 4 साल का। अगेन n-1 रूल, n-1 रूल, n-1 रूल, n-1 रूल। ओके नाउ 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा यहां पे। तो हमेशा ध्यान में रखना ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। यहां पे n-1 रूल कहां पे लगेगा? n-1 रूल दो जगह लगेगा, n-1 रूल दो जगह लगेगा। ये वाला n-1 रूल ये रहा, यहां पे लिख देता हूं n-1 रूल। ये दो जगह n-1 रूल लगता है आपका बस। यहां भी n-1 रूल लगेगा। ओके नाउ प्रेजेंट वैल्यू निकालो, क्योंकि फर्स्ट ईयर का 4 साल के लिए, सेकेंड ईयर का 3 साल के लिए, 3rd ईयर का 2 साल के लिए, 4th ईयर का 1 साल के लिए, और 5th ईयर का तो 5th ईयर में पेमेंट हो गया, 5th ईयर का तो 5th ईयर में पेमेंट हो गया। तो इसका कोई निकलेगा, ये खुद ही प्रेजेंट वैल्यू है, ये खुद ही प्रेजेंट वैल्यू है, ये खुद ही प्रेजेंट वैल्यू है, राइट? तो इसका ये खुद ही प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। नाउ तो इसको याद करने का एक तरीका और है, बताऊं? प्रेजेंट वैल्यू जब भी निकालो ना, तो नीचे से ऊपर निकालो। तो हमेशा नीचे में 1 लिखोगे तो अपने आप 1, यहां पे 1 लिखोगे ना, तो ये अपने आप सही निकल जाएगा। ना अब लाइबिलिटी सीट कैसे निकलेगा बताओ? ओपनिंग लाइबिलिटी, ईयर के ओपनिंग में क्या एम्प्लॉय ने आपको कोई सर्विस दिया? नहीं। क्या कोई आपका कोई ऑब्लिगेशन? नहीं। तो ओपनिंग लाइबिलिटी 0, कोई ओपनिंग लाइबिलिटी नहीं होगा ईयर 1 में, कोई भी ओपनिंग लाइबिलिटी नहीं, ईयर 1 में कोई भी ओपनिंग लाइबिलिटी नहीं। फाइनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं। करेंट सर्विस कॉस्ट ईयर एंड 1 पे आए, ईयर एंड 1 पे आए, ईयर एंड 1 पे आए। हम लोग कितना रिकॉर्ड किए? प्रेजेंट वैल्यू ये वाला रिकॉर्ड किए। फर्स्ट ईयर का 51664 हमने रिकॉर्ड किया करंट सर्विस कॉस्ट, मतलब इस साल में जो एम्प्लॉय ने मुझे सर्विस दिया है उसके लिए 5 साल के बाद मैं तुम्हें 72930 दूंगा, लेकिन उसका आज का अक्रूवल का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 51664, 51664 ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है। तो ये मेरा क्लोजिंग लायबिलिटी में आ गया। नाउ ये मेरा ओपनिंग में आ गया। मैं इस पे फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करूंगा। फाइनेंस कॉस्ट किस रेट से? जिस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाला, जिस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाला 9% से, जिस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाला 9% से। ओके नाउ ये मेरा फाइनेंस कॉस्ट है। फिर मेरा सेकेंड ईयर का करंट सर्विस कॉस्ट आ गया 56315,
थर्ड ईयर का 61384, फोर्थ ईयर का 66908, फिफ्थ ईयर का 72930, 72930। तो ये आ गया मेरा क्लोजिंग लायबिलिटी, ये आ गया मेरा। तो ये मेरा ओपनिंग बन गया, इस पे मैं फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करूंगा, ये मेरा थर्ड ईयर का हो गया, तो ये 184150 हो गया। बोलो क्लियर है क्या? तो सिमिलरली ये मेरा ओपनिंग बन गया, इस पे मैं फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करूंगा, और ये मेरा करंट सर्विस कॉस्ट यहां से आ गया 66908, ये मेरा क्लोजिंग बन गया। ये मेरा ओपनिंग बन गया इस साल का, इस पे मैं फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करूंगा, ये मेरा इस साल का अक्रूवल है, और ये मेरा क्लोजिंग बन गया। और 36465 इतना ही तो मुझे पेमेंट करना था, इतना ही तो मुझे पेमेंट करना था, तो मैं ये पेमेंट कर दूंगा, मैं ये पेमेंट कर दूंगा। राम राम, बस बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? कम ऑन गाइस टेल मी। नहीं, इसका आप पूछोगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करोगे आप, जब आप बना रहे हो, लेट सपोज अगर P&L बना रहे हो, तब कैसे प्रेजेंट करोगे इसको? तब आप लिखोगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट कितना है, ये है फाइनेंस कॉस्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपको अलग से इसको फाइनेंस कॉस्ट में नहीं डालना है, एवरीथिंग विल कम अंडर। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ही सब कुछ आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ही सब कुछ आएगा। मैं ईयर 1 का बना रहा हूं, मैं ईयर, चलो ईयर 1 नहीं, ईयर 2 बनाता हूं, मैं ईयर 2 का बनाता हूं। ईयर 2 में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कितना आएगा बताओ तो? 4650 आएगा फाइनेंस कॉस्ट का, करंट सर्विस कॉस्ट का आएगा 56315, 56315। तो कितना हो गया बताओ तो? 4650 प्लस 56315, दैट कम्स टू 606965 जाएगा मेरा P&L में। तो मेरा बैलेंस शीट में कितना जाएगा? मेरा बैलेंस शीट में कितना जाएगा? तो बैलेंस शीट में जाएगा मेरा PVDBO, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ईयर एंड 2 में कितना है? 112630, तो मेरा आ जाएगा 112630। सो दिस इज हाउ आई विल प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोलो क्लियर है क्या? इज इट क्लियर एवरीवन? तो इसका प्रोसेस मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले निकालो कि बेनिफिट पे कितना करना है, बेनिफिट ओवरऑल लमसम में पे कितना करना है, फिर उसको अट्रीब्यूट करो पर ईयर कितना आया, पर ईयर कितना हुआ, पर ईयर कितना हुआ। लेकिन ये जो पर ईयर आपने अट्रीब्यूट किया ये अक्रूवल हुआ, लेकिन पेमेंट पर ईयर हो रहा है क्या? नहीं, पेमेंट करेंगे 5th ईयर एंड में। तो अक्रूवल ईयर 1 में हुआ लेकिन पेमेंट ईयर 5 में हो रहा है, पे अक्रूवल ईयर 2 में हुआ लेकिन पेमेंट ईयर 5 में हो रहा है, अक्रूवल ईयर 3 में हुआ लेकिन पेमेंट ईयर एंड 5 पे हो रहा है, अक्रूवल ईयर 4 पे हुआ लेकिन पेमेंट ईयर एंड 5 पे हो रहा है, अक्रूवल ईयर 5 पे हुआ लेकिन पेमेंट ईयर एंड 5 पे हो रहा है। तो हम लोग इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अक्रूवल जैसे से हो रहा है वैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इसका। फिर हम लोग बना देंगे लीज का, सॉरी नॉट लीज, लाइबिलिटी का शेड्यूल। फिर हम लोग बना देंगे लाइबिलिटी का शेड्यूल। लाइबिलिटी का शेड्यूल बनाए उसके बाद हम लोग क्या करना है, लाइबिलिटी के शेड्यूल में हमेशा फॉर्मेट ध्यान में रखना, ओपनिंग लाइबिलिटी प्लस उस पे फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करो, प्लस उस पे फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करो, फिर इस साल का अक्रूवल को ऐड करो, इस साल के अक्रूवल को ऐड करो और क्लोजिंग लायबिलिटी निकालो। इस साल के अक्रूवल को ऐड करो और क्लोजिंग लायबिलिटी निकालो। इस साल का अक्रूवल आप यहां से कॉपी करोगे यहां पे। आई बिलीव इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। ये हो गया इस साल का अक्रूवल जो यहां पे आएगा। ओके नाउ ये फाइनेंस कॉस्ट P&L जाएगा, करंट सर्विस कॉस्ट P&L जाएगा, क्लोजिंग लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगा एज लायबिलिटी। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इसमें करंट सर्विस कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट दोनों ही इसी में जाएगा, टू PVDBO प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। बोलो क्लियर है क्या? चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है? कंटिन्यूइंग विथ एग्जाम्पल नंबर 1, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लोग इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, और कंटिन्यू करते हुए बोल क्या रहे हैं देखो, एक्चुअरियल असम्पशंस एट ईयर एंड 2 क्या है? अब देखो चेंज हो गया, असम्पशंस चेंज हो रहा है। पिछले साल था सैलरी आपका 12,000, पिछले साल था 10,000, इस साल बोल रहा है 12,000 हो गया है। पिछले साल था 10,000, इस साल बोल रहा है 12,000। देखो पिछले साल था 10,000, इस साल हो गया 12,000। नाउ रिटायरमेंट पीरियड 5 साल और सैलरी का ग्रोथ 5%, डिस्काउंट रेट 9%। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? सैलरी का ग्रोथ रेट पिछले साल था कितना? 10%, राइट?
5% था, 5% था, यहां पे 8% हो गया। अब ग्रोथ रेट 8% हो गया। पिछले साल था, यहां पे लिखो ना, प्रीवियस ईयर था 5%, इस साल हो गया 8%। डिस्काउंट रेट प्रीवियस ईयर में था 9%, इस साल हो गया 10%। मतलब क्या हो गया, आपका एक्चुरियल अजम्पशन चेंज, आपका एक्चुरियल अजम्पशन चेंज हो गया, एस्टिमेट्स चेंज हो गया आपका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मेरा एस्टिमेट्स चेंज हो गया है, तो हम लोग कैलकुलेशन वापस से पूरा करेंगे। अब तो क्या बोलेंगे, फिर से वही प्रोसेस, प्रोसेस वही रहेगा आपका। क्या, बेनिफिट्स टू बी पेड निकालो सबसे पहले। तो अब आप बताओ, ये ईयर 2 पे सैलरी है 12,000 का, तो 5th ईयर के एंड पे कितना सैलरी होगा, n-1 रूल, n-1 रूल। लेकिन बताओ, अब ईयर 2 से ईयर 5 पे जाने में कितना, 4 साल बाकी है, तो 4 - 1 कितना हो गया, 3 साल। 4 - 1 कितना हो गया, 3 साल। तो हम लोग यहां पे कितना करेंगे, देखो तो 3 साल करेंगे, यहां पे 3 साल करेंगे, राइट। बोलो क्लियर है ये वाला पॉइंट, बोलो गाइस। ओके, 3 साल करेंगे, यहां पे रूल वही लगेगा, n-1 रूल लगेगा, ठीक है। चलो, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका निकाल लिया लंपसम, लास्ट ड्रॉन सैलरी आपने निकाल लिया, 100 इंप्लॉइज थे, 5 साल के लिए पेमेंट करना था, और प्लान तो आपका वही 6% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी रहा। तो अब आपका आ गया, बेनिफिट्स टू बी पेड इज 453,480। रिटायरमेंट पीरियड वही 5 साल है, 5 साल है, तो बेनिफिट्स पर ईयर कितना हो गया, 453,480 डिवाइडेड बाय 5 इज 90696 पर ईयर आ गया। आपका पर ईयर का बेनिफिट आ गया 90696। मतलब ईयर 1 का अक्रूवल है 90696, लेकिन आप पे कर रहे हो ईयर एंड 5 पे। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे सबका, प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन इस साल प्रेजेंट वैल्यू क्या 9% से निकालेंगे, जैसे पिछले साल निकाले थे, नहीं, इस साल हम लोग लेंगे 10%। इस साल लेंगे हम लोग रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे अब हम लोग। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू निकल गया ये वाला। तो सिमिलरली हम अपना यहां पे शेड्यूल बना लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए ना, एकदम डिट्टो सेम यहां पे भी हम लोग अपना शेड्यूल बना लेंगे। अब क्या होगा यहां पे समझो, P&L में क्या होगा समझो बात को। एड पेज, P&L, ईयर 1, ईयर 2, बैलेंस शीट, ईयर 1, ईयर 2। एक बात बताओ, ईयर 1 तो क्लोज हो गया है, तो उसको तो हम लोग कुछ करने वाले नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ईयर 1 में कितना आएगा बताना जरा सा। हमने पिछले साल कितना रिकॉर्ड किया था, 51664, तो इसमें तो कुछ चैलेंज होने का नहीं है। ईयर 1 में तो कोई चैलेंज होने का नहीं है, 51664 ये तो क्लोज हो गया है। और ईयर 1 का PVDBO भी क्लोज हो गया है, इसमें भी कोई चैलेंज होने का नहीं है, 51664, इसका ये भी 51664, तो इसमें कोई चैलेंज होने का नहीं है। मुझे बताओ पहले, ईयर 1 आप लोगों को क्लियर है, ईयर 1 क्लियर है क्या। तो ईयर 1 मेरा एग्जाम्पल 1 से आ गया था, ईयर 1 मेरा एग्जाम्पल 1 से आया था। ना ईयर 2 में क्या हुआ, अब ईयर 2 में इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना आएगा, एक बात बताओ यहां पे, एक्सपेंस फॉर द पीरियड होता है, राइट, एक्सपेंस फॉर द पीरियड होता है। और आपका अजम्पशन चेंज कब हुआ है, ईयर एंड 2 पे, ईयर के एंड पे हुआ है। मतलब एक्सपेंस कैसे होगा, एक्सपेंस जैसे चलते आ रहा था वैसे ही चलते रहेगा। मतलब जो ये अजम्पशन चेंज हुआ, इसका कोई भी इंपैक्ट P&L पे आएगा क्या, जो ये अजम्पशंस चेंज हुआ इसका कोई भी इंपैक्ट P&L पे नहीं आएगा। मतलब हम लोग अपने एग्जांपल नंबर 1 में जो लायबिलिटी शीट बनाए थे, उसमें जो फाइनेंस कॉस्ट आया था, उसमें जो करंट सर्विस कॉस्ट आया था, वही मेरा P&L में जाएगा। कितना,
4650 प्लस 56315 दैट इज 60965। तो मेरे पी एंडल में जाएगा 60965। लिखो यहां पे as per old estimates that is example number 1। ये ओल्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से ही चलते रहेगा नाउ। लेकिन आपके अब यहां पे दूसरा बात आता है, लेकिन आप समझो यहां पे क्योंकि एस्टिमेट्स चेंज हुआ है उसका अकाउंटिंग तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन कब करेंगे? ईयर एंड पे जाके करेंगे। उसका अकाउंटिंग कब करेंगे? ईयर एंड पे जाके करेंगे अब हम लोग। नाउ अब क्या होगा समझो बात को। तो ईयर एंड पे बोल रहा है मेरा क्लोजिंग लायबिलिटी कितना है? मेरा क्लोजिंग लायबिलिटी कितना है? 136282। तो बोल रहा है व्हाट इज द क्लोजिंग लायबिलिटी? 136282। लेकिन एज पर ओल्ड एस्टिमेट्स मेरा लायबिलिटी कितना है? एज पर ओल्ड एस्टिमेट्स मेरा लायबिलिटी कितना है? 112630। 112630। 112630। तो मेरा लायबिलिटी चेंज कितना हुआ? ड्यू टू चेंज ऑफ एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स के बदलने के कारण मेरा लायबिलिटी चेंज कितना से हुआ? 23596 से। 23596। अगर कुछ कैलकुलेशन में एरर है क्या? 136282 माइनस 112630 इस 23652 आ रहा है यार। ठीक है चलो ना, राउंडिंग ऑफ में कुछ राउंडिंग ऑफ में आएगा, चलो लिख दो यहाँ पे 23652। 23652। तो ये 23652 कहां जाएगा बताओ? ये 23652 कहां जाएगा? ये एक्चुरियल का गेन लॉस है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आया ना चेंज, इसको बोलते हैं एक्चुरियल गेन या लॉस। क्यों? क्योंकि एक्चुरियल का अजम्पशंस चेंज हुआ है। नाउ इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं रीमेजरमेंट का गेन लॉस। रीमेजरमेंट गेन लॉस, एक्चुरियल गेन लॉस, नाम बहुत सारा है। ये पी एंड एल में नहीं जाएगा, ये ओसीआई में जाएगा। क्यों? एम्प्लॉय एक्चुअली में कब रिटायर करेगा आपको मालूम है क्या? नहीं। क्या पहला बात, क्या ये गेन लॉस रियलाइज्ड है? नहीं, ये अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड है प्लस अनसर्टेन है कि कब रियलाइज होगा। अनसर्टेन है क्योंकि इंप्लॉइज कब रिटायर करेगा एक्चुअल में मुझे नहीं मालूम। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ओसीआई में जाएगा। अब आप बनाओगे यहां पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहां पे लिखोगे आप एक्चुरियल का लॉस 23652। 23652। और यहां पे बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी कौन सा लिखोगे बताओ? तो लायबिलिटी लिखोगे अब रिवाइज्ड वाला कितना? 136282। 136282। 136282। ये 136282 कैसे आया? आपका ओपनिंग लायबिलिटी था 51664 का ओपनिंग लायबिलिटी था। आपने फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट मिला के चार्ज किया 60965। आपका चेंज ऑफ लीज लीज क्यों आ रहा है मेरे मुंह पे? चेंज ऑफ लायबिलिटी ड्यू टू चेंज ऑफ एस्टिमेट्स। चेंज ऑफ पीवीडीबीओ ड्यू टू चेंज ऑफ एस्टिमेट्स कितना है? 23652। तो ये आ गया 136282। 136282। बोलो क्लियर है क्या गाइस? क्लियर है क्या? लेकिन अब एक बात और, जब ईयर अगर हमें यहां पे दो क्वेश्चन में मैंने डेटा तो नहीं दिया है, लेकिन चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों बताओ ना कि ईयर 3 में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा? ईयर 3 में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा? ईयर 3 में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा? तो क्या हम लोग पुराने वाले शेड्यूल से जाएंगे? ना 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 ना। अब हम लोग नए वाले शेड्यूल से चलेंगे। अब हम लोग रिवाइज शेड्यूल से चलेंगे। तो ईयर 3 में कितना जाएगा रिवाइज शेड्यूल से? ये 13628 प्लस 74955 ऐड करो तो कितना? 13628 प्लस 74955 इज 88583। लिखो 88583 as per revised estimates। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 वाला। और एक्चुरियल गेन लॉस यहां पे कुछ भी नहीं आएगा ना। अब यहां पे कितना आएगा? 224865। 224865 कैसे? 1368282 प्लस 88583। 88583 ऐड करो 136282 प्लस 88583
इज 224865। बोलो क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इसका अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक सिंपल समरी क्या है कि अगर एक्चुरियल अजम्पशन चेंज होने के कारण आपका लायबिलिटी चेंज होता है, तो जितना लायबिलिटी चेंज हो रहा है ड्यू टू एक्चुरियल अजम्पशन वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। और एक बात समझना, जिस साल एक्चुरियल अजम्पशन चेंज हो रहा है तो आप पीएनडल में जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो वो आप पुराने अजम्पशंस पे बेसिस पे ही रिकॉर्ड करोगे, वो आप पुराने अजम्पशंस के बेसिस पे ही करोगे। ईयर एंड पे हम देखेंगे कि मेरे पुराने अजम्पशंस के बेसिस पे लायबिलिटी कितना था, मेरे नए अजम्पशंस के बेसिस पे लायबिलिटी कितना है, कितना चेंज हुआ। जितना भी चेंज हुआ इसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल दो। जर्नल एंट्री क्या हो गया? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अकाउंट डेबिट टू पीवीडीबीओ। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ज्यादा डेप्थ में है, बहुत ज्यादा डेप्थ में है। इतना डेप्थ में आईसीआई अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो मैं इसके इतना डेप्थ पे आपको लेके जाऊंगा भी नहीं। मैं आपको बस इतना से बताता हूं कि अगर आपका प्लान ही अमेंड हो जाए, अगर आपका प्लान ही अमेंड हो जाए और प्लान अमेंड होने के कारण आपका लायबिलिटी चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट। और ये पास्ट सर्विस कॉस्ट कहां जाता है? और ये पास्ट सर्विस कॉस्ट कहां जाता है? पी एंड एल। ये जाता है पी एंड एल। पी एंड एल। मैं इतने डेप्थ पे नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को ये पढ़ना है तो ये नोट्स में है, मैंने सॉल्यूशन करके दे दिया है। मैं अपने रेगुलर क्लास में तो पढ़ाता हूं, बट फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट दैट रेलेवेंट, तो मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, उतना डेप्थ पे नहीं जा रहा हूं। मैं आपको इतना से बता रहा हूं कि अगर लायबिलिटी आपका चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ प्लान, तो ये आपका पास्ट सर्विस कॉस्ट होता है जो पीएनएल में जाता है। सर एक बात बताओ ना, ये अजम्पशन चेंज हो रहा है या प्लान चेंज हो रहा है, ये कैसे समझे? ये कैसे समझे? तो समझो बात को। एड पेज कहां गया भाई? एड पेज। अजम्पशंस में आपका क्या क्या आता है ये समझो। अब अजम्पशंस क्या होता है आपका? अजम्पशन होता है एवरेज सैलरी पर ईयर पर एम्प्लॉय। ठीक है, सैलरी ग्रोथ रेट, हाइक रेट जिसको बोलते हैं, ग्रोथ रेट, डिस्काउंट रेट, एवरेज रिटायरमेंट पीरियड। तो ये सब हो गया आपका अजम्पशंस। तो इसके चेंज, अगर ये चेंज होता है, अगर इसके कारण आपका लायबिलिटी चेंज होता है तो आप ओसीआई में डालोगे। प्लान क्या है? 6% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। इसमें अगर कोई चेंज होता है, ये प्लान है, अगर इसमें कोई चेंज होता है, अगर इसमें कोई चेंज होता है और उसके कारण आपका लायबिलिटी चेंज हो रहा है तो उसको आप डालोगे पी एंड एल में एज पास्ट सर्विस कॉस्ट। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? चलो अब मैं चल रहा हूं आगे। अब देखो क्या होता है कि क्योंकि जैसा मैंने अभी तक हमने पढ़ा, जैसा हमने अभी तक पढ़ा कि एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है कि एक फिक्स्ड लमसम अमाउंट देना है एम्प्लॉय को ऑन हिज रिटायरमेंट। तो डेफिनेटली एक इतना बड़ा अमाउंट, देखो हमने तो एग्जांपल्स जो लिया उसमें तो 100 एम्प्लॉयज लिया तो 4-5 लाख रुपए का पेमेंट आया, लेकिन एक्चुअल में पता है दिस अमाउंट गोज टू मल्टी करोड्स। तो एक बार में इतना पैसा देना कंपनी के लिए भी दिक्कत हो सकता है। तो कंपनी क्या करता है, एक इन्वेस्टमेंट का फंड ओपन करता है और उसमें ना हर साल पैसा डालते जाता है, उसमें हर साल पैसा डालते जाता है। जैसे जैसे इंप्लॉय काम कर रहा है वैसे वैसे
पैसा डालते जाता है, उसको मॉनिटर एम्प्लॉयर ही कर रहा है, उसको मॉनिटर एम्प्लॉयर ही कर रहा है, उसको मॉनिटर एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, उसको मॉनिटर एम्प्लॉय नहीं कर रहा है। इसको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में ना उस फंड को मॉनिटर एम्प्लॉय कर रहा होता है। मॉनिटर कर रहा है मतलब देख सकता है, देख सकता है एम्प्लॉय, उसको जाके चेक कर सकता है। जैसे प्रोविडेंट फंड, तो अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूं तो मेरे प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया गया है मैं जाके चेक कर सकता हूं। लेकिन लेट सपोज मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूं, मेरे को कोई डिफाइंड बेनिफिट प्लान मिलने वाला है, तो मेरे डिफाइंड बेनिफिट प्लान मिलने के लिए किसी फंड में कितना कंट्रीब्यूट किया गया है मैं चेक नहीं कर सकता हूं, मैं चेक नहीं कर सकता हूं। ओके नाउ, तो ये एम्प्लॉयर जो है अपने 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 आप को बचाने के लिए कि एक बार में इतना फंड्स का आउटफ्लो ना हो, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट करते रहता है। हम लोग करते हैं ना कि हमें गाड़ी लेनी है 5 साल के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट सपोज गाड़ी लेनी है, 10 लाख की गाड़ी लेनी है, तो क्या करते हैं कुछ कुछ पैसा का हम लोग एसआईपी करते जाते हैं कि चलो लेना है लेना है लेना है लेना है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि जब हमारा फंड्स पैसा जमा हो जाएगा तो हम लोग पैसा गाड़ी गाड़ी ले पाएंगे। राइट, सबका अपना अपना एक गोल होता है, फाइनेंशियल गोल होता है। तो उसी तरह से कंपनी का भी अपना एक गोल है कि मुझे एम्प्लॉय को पेमेंट करना होगा, तो मैं उतना ज्यादा पेमेंट एक बार में पेमेंट नहीं करना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए एक अलग से फंड खोल के रख दिया, मैं उसमें कुछ कुछ पैसा हर साल डालते जाऊंगा, तो जब मुझे पेमेंट करना होगा तो मैं उस फंड से डायरेक्टली पे करा दूंगा, मैं उस फंड से डायरेक्टली पे करा दूंगा, तो मेरे को एक बड़ा झटका नहीं लगेगा पेमेंट का। तो ये फंड आता है, इसको बोलते, इस फंड का नाम होता है प्लान असेट्स। प्लान असेट्स, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करना, ये फंड करना जरूरी है क्या? नहीं। तो बहुत सारे फंड्स होते हैं, पीवीडीबीओ फंडेड होते हैं, फुल्ली होते हैं, कुछ पार्सली होते हैं, कुछ अनफंडेड भी होते हैं, कुछ अनफंडेड भी होते हैं। अ पॉइंट इज ये फंडेड है या अनफंडेड है, हाउ विल इट मेक द डिफरेंस, हाउ विल इट मेक द डिफरेंस, समझो बात को। जर्नल एंट्रीज में बता रहा हूं, जब आप फंड में पैसा डालते हो तो आप एंट्री क्या करोगे? प्लान असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके नाउ, आपने जब फंड में पैसा डाला, जब आपने फंड में पैसा डाला तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपका खर्चा नहीं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है टू फॉर फॉर अगेंस्ट लायबिलिटी, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है अगेंस्ट लायबिलिटी। ये इसको खर्चा मत बोलना, आपने कंट्रीब्यूट किया उसको खर्चा मत बोलना। तो उसका क्या हो जाएगा, अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो प्लान असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आपने वहां पे इन्वेस्ट किया है तो वहां से इंटरेस्ट भी आएगा आपको, तो प्लान असेट्स अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम। नाउ जब आप बेनिफिट पे करोगे, अब एक बात समझो, जब आप बेनिफिट्स पे करोगे एम्प्लॉय को, अगर हमें बेनिफिट पे करना है तो क्या होगा? अब कंपनी को कुछ पे करना पड़ेगा क्या? नहीं, वो फंड डायरेक्टली पे करेगा एम्प्लॉय को, वो फंड डायरेक्टली पे करेगा एम्प्लॉय को। तो उससे क्या होगा? मेरा फंड कम होगा, मेरा ऑब्लिगेशन कम होगा, मेरा फंड कम होगा, मेरा ऑब्लिगेशन कम होगा। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? मेरा ऑब्लिगेशन को कम करूंगा, पीवीडीबीओ अकाउंट डेबिट टू प्लान असेट्स, पीवीडीबीओ अकाउंट डेबिट टू प्लान असेट्स बाय द सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स पेड, बाय द सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स पेड। बताओ क्या ये एंट्रीज क्लियर है एवरीवन? क्या ये एंट्रीज क्लियर है एवरीवन? मैं ये एंट्रीज पढ़ा रहा हूं फॉर अ रीजन, ये आपका है, इस पे क्वेश्चन है आपके बुक में। बोलो, इज दैट क्लियर एवरीवन? कम ऑन गाइस टेल मी। चलो, अगर अनफंडेड है तो, अगर अनफंडेड है तो आप कंट्रीब्यूट ही नहीं करोगे, आपको इंटरेस्ट इनकम भी नहीं आएगा। और अगर आप बेनिफिट पे करोगे तो क्या करोगे? अब यहां पे अगर अनफंडेड है तो बेनिफिट पे किसको करना पड़ेगा? कंपनी को डायरेक्टली पे करना पड़ेगा। तो पीवीडीबीओ अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर अनफंडेड है तो पीवीडीबीओ अकाउंट डेबिट टू बैंक। आज से क्वेरी आया है, सर क्रिएटिंग लायबिलिटी का डेबिट क्या होगा? अच्छा, लायबिलिटी जब क्रिएट कर रहे हो तो हमने पढ़ा, तो यहां पे हमने यहां पढ़ा ना, देखो लायबिलिटी क्रिएट किससे होता है? दो चीज से, करंट सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट। देखो एक बात, चलो मैं बताता हूं यहां पे लायबिलिटी क्रिएट किस किस चीज से हो रहा है। एड पेज, लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है आपका, सबसे पहला प्राइमरी इज करंट सर्विस कॉस्ट, दूसरा दूसरा आपका फाइनेंस कॉस्ट्स, तीसरा चेंज ऑफ लायबिलिटी ड्यू टू चेंज ऑफ अजम्पशंस, तो हो गया एक्चुरियल अजम्पशंस का चेंज, और चौथा
पास्ट सर्विस कॉस्ट का चेंज, मतलब प्लान में अमेंडमेंट हुआ है, पास्ट सर्विस कॉस्ट, तो लाइबिलिटी इसी चारों से क्रिएट होता है। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री क्या होगा, करंट सर्विस कॉस्ट होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू PVDBO। फाइनेंस कॉस्ट में क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू PVDBO। अजम्पशन चेंज हुआ, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अकाउंट डेबिट टू PVDBO। पास्ट सर्विस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू PVDBO। एक बात ध्यान में रखना, और एक इतना बताया हूं, एक बात और बता देता हूं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस P&L में जाएगा, ये P&L में जाएगा, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जैसा लिखा हुआ है, और ये P&L में जाएगा। मतलब करंट सर्विस कॉस्ट P&L, फाइनेंस कॉस्ट P&L, पास्ट सर्विस कॉस्ट P&L, बस एक्चुअल अजम्पशन या रीमेजरमेंट गेन लॉस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बोलो आशीष, क्लियर है आपको ये वाला पॉइंट? नाउ लाइबिलिटी सेटल कैसे होता है, लाइबिलिटी सेटल होता है बेनिफिट्स के पेमेंट से, लाइबिलिटी सेटल होता है बेनिफिट्स के पेमेंट से। तो जब आप बेनिफिट्स को पे करोगे तो क्या एंट्री होगा, PVDBO अकाउंट डेबिट टू बैंक, PVDBO अकाउंट डेबिट टू बैंक। नाउ और अगर आपका फंडेड है, अगर आपका फंडेड है तो क्या करोगे, PVDBO अकाउंट डेबिट टू प्लान असेट्स, टू प्लान असेट्स। मेरा प्लान असेट्स भी कम होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, मेरा ऑब्लिगेशन भी कम होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? कम ऑन गाइस, टेल मी। ओके, चलो अब आता है, कभी कभी हम लोग यहां पे देखो दो पॉइंट और है, एक्चुअल गेन और लॉस ऑन प्लान असेट्स, इसको मैं एक और होल्ड पे रख रहा हूं, इसको भी कराऊंगा। इंपेयरमेंट, ये दोनों होल्ड पे रख रहा हूं, मैं कराऊंगा। पहले आते हैं कर्टेलमेंट और सेटलमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान का ऑब्लिगेशन। कर्टेलमेंट और सेटलमेंट में क्या होता है देखो, तो मतलब कभी कभी क्या होता है, हम लोग प्लान को कैंसिल कर देते हैं, प्लान को कैंसिल कर देते हैं। बोले कि ये प्लान कैंसिल हो गया और जितना अमाउंट हम कुछ सेटलमेंट, देखो प्लान को कैंसिल करेंगे तो इंप्लॉइज डीमोटिवेट होंगे, तो उनको मोटिवेट करने के लिए एक लमसम अमाउंट पे कर देते हैं उनको, जाओ नहीं होता कंपनसेशन में पे कर दे, जाओ लो टॉफी लो खुश हो जाओ, टॉफी लो खुश हो जाओ, राइट। तो कंपनसेशन में कुछ अमाउंट पे कर देते हैं उनको। तो बोला जितना अमाउंट से आपने लाइबिलिटी को कैंसिल किया उसको बोलते हैं कर्टेलमेंट, उसको बोलते हैं कर्टेलमेंट, या उसको बोलते हैं रिडंडेंसीज, उसको बोलते हैं रिडंडेंसीज। ये सब वर्ड्स हैं जो आपके क्वेश्चन में यूज्ड हैं, तो मैं वो सेम वर्ड यूज करना चाह रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। कर्टेलमेंट्स या रिडंडेंसीज, जितने अमाउंट से आपने लाइबिलिटी को प्लान को कैंसिल कर दिया है, तो प्लान को कैंसिल कर दिया मतलब आपका ऑब्लिगेशन अब नहीं रहा, ऑब्लिगेशन नहीं रहा तो ऑब्लिगेशन को डेबिट कर दो, ऑब्लिगेशन को डेबिट कर दो। उतने ऑब्लिगेशन को क्वेश्चन में दिया होगा कितना का ऑब्लिगेशन को हमें डेबिट करना है, जितना आपने सेटलमेंट करने के लिए रोकड़ा दिया उतना से आप अपने बैंक को क्रेडिट कर दो। अगर पेमेंट किए हो तो बैंक से, अगर अगर आपका फंडेड है तो प्लान असेट्स को क्रेडिट कर दो, और जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट। जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको बोलेंगे गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो अब आप पे P&L में क्या क्या आएगा देखो, तो P&L में आता है करेंट सर्विस कॉस्ट, P&L में आएगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन PVDBO, इंटरेस्ट ऑन प्लान असेट्स, जो भी है इंटरेस्ट कॉस्ट है, इंटरेस्ट इनकम है, सब मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ही आएगा। पास्ट सर्विस कॉस्ट भी मेरा P&L में ही आएगा, सब कुछ P&L में आएगा। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या जाएगा, एक्चुअल गेन और लॉस ऑन DBO, एक्चुअल गेन और लॉस ऑन प्लान असेट्स, ये सब भी मेरा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जाएगा। एक्चुअल गेन लॉस चाहे आपका लाइबिलिटी पे है चाहे आपके इन्वेस्टमेंट पे है, सारा का सारा आपका OCI में ही जाएगा, आपका OCI में ही जाएगा। नाउ बैलेंस शीट में क्या जाता है, DBO जाएगा। लेकिन अगर आपका फंडेड है, अगर आपका फंडेड है तो ये नेट लायबिलिटी जाएगा बैलेंस शीट में। अगर आपका फंडेड है तो नेट लायबिलिटी जाएगा बैलेंस शीट में। अगर आपका फंडेड है तो नेट लायबिलिटी जाएगा बैलेंस शीट में। इज दैट क्लियर एवरीवन? नेट लायबिलिटी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट सोलली किया गया है फॉर दिस ऑब्लिगेशन, सो हम लोग नेट करके रिकॉर्ड करेंगे रादर देन रिकॉर्डिंग लायबिलिटी अंडर द लायबिलिटी साइड एंड इन्वेस्टमेंट अंडर द असेट साइड। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं करना है।
लाइबिलिटी माइनस प्लान असेट्स को नेट करके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ये सीलिंग एडजस्टमेंट क्या है अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, रुक जाओ पढ़ा दूंगा। तो ये इंपेयरमेंट था ना, यही सीलिंग एडजस्टमेंट मैंने नहीं पढ़ाया, रुक जाओ अभी मैं तो रिवाइज करा दूंगा आपको वो पार्ट भी। पहले मैं आपके साथ एक क्वेश्चन लेना चाहता हूं, आप एग्जांपल जो मेरा एग्जांपल नंबर 4 है, और ये एग्जांपल बच्चों मैं आपको बोल देता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इस क्वेश्चन को देखो, मैंने इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने सॉल्व भी नहीं किया, मैंने आपके साथ सॉल्व करने के लिए बस बॉक्स बना के छोड़ दिया कि मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा। एक बात ध्यान में रख लो, ये बॉक्स को रट लो, ये बॉक्स को रट लो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको यही बॉक्स बना के आना है एग्जाम में, आपको यही बॉक्स बना के आना है एग्जाम में, और मैं बता रहा हूं पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। और ये वाला बॉक्स बनाओ, देखो आपके आईसीआई में क्या किया है ना, आपके आईसीआई में ना इन्होंने ये नहीं डाला, देखो बताता हूं, ये दोनों कॉलम नहीं डाला आईसीआई ने ना, ये दोनों कॉलम नहीं डाला, डायरेक्टली ये वाला डाल दिया। अब डायरेक्टली ये वाला डालने से क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन तो सही तुरंत बन जाएगा, फटाफट बन जाएगा, लेकिन क्या होगा, गलती भी फटाफट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ये वाला बनाओ। ये नेट डीबीओ आया कैसे, इसलिए ये दोनों कॉलम बनाओ, ये 3 कॉलम बनाओ। 2 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, आई एग्री, लेकिन क्वेश्चन गारंटीड सही बनेगा, ये भी आई एग्री। तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन को जबरदस्त सही बना के आओ एग्जाम में। देखो कितना मक्खन जैसे क्वेश्चन बनता है। देखो पहले बोला, क्या बोल रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान स्कीम असेट्स है 200 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेंशन स्कीम लाइबिलिटी है 260। तो लाइबिलिटी 260 है और प्लान असेट्स 200 है, और हम लोग क्या बोलते हैं, नेट डीबीओ मतलब लाइबिलिटी माइनस असेट्स इज इक्वल टू नेट लाइबिलिटी। तो ये आ गया नेट लाइबिलिटी 60, आपके बुक में सिर्फ 60 लिखता है, तो आप सोचते कैसे आया, अच्छा असेट्स माइनस लाइबिलिटी करके आया है। तो हर केस में आप असेट माइनस लाइबिलिटी करके देखते रहते हो, और इसी प्रोसेस में आप गलती कर देते हो। लेकिन आप अभी नेट पे फोकस ही मत करो, आप नेट पे फोकस करोगे तो गलती होगा। आप बस असेट्स और लाइबिलिटीज पे फोकस करो, बाद में नेट कर लेंगे हम लोग, अभी सिर्फ असेट्स और लाइबिलिटीज फोकस करो। आ जाओ, बोला डिटेल्स ऑफ द स्कीम आर एज फॉलोज। डिस्काउंट रेट है 5%, मतलब हम लोग को इसके इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 5%। तो 260 पे 5% कितना होता है, 13, और 200 पे 5% कितना होता है, 10। चलो करेंट सर्विस कॉस्ट एंट्री क्या होता है, चलो एंट्री बताओ, करेंट सर्विस कॉस्ट का एंट्री बताओ क्या होगा। करंट सर्विस कॉस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पीवीडीबीओ। तो मेरा पीवीडीबीओ बढ़ जाएगा, कितना से बढ़ेगा, 30 से मेरा पीवीडीबीओ बढ़ जाएगा। मैं जनरल एंट्री लिखते जाऊं, यहां पे मैं जनरल एंट्री लिखते जाऊं क्या, आ जाओ, मैं जनरल एंट्री लिखते जाता हूं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना, 13 माइनस 10 अकाउंट डेबिट 3 टू पीवीडीबीओ 13 माइनस 10। फिर दूसरा क्या है, करंट सर्विस कॉस्ट, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पीवीडीबीओ कितना, 30। चलो इसका कोई भी इंपैक्ट प्लान एसेट्स पे नहीं आएगा। नेट पे ध्यान ही मत दो, सिर्फ लाइबिलिटीज और एसेट्स पे ध्यान दो। कैश कंट्रीब्यूशन मतलब आपने प्लान एसेट्स में कंट्रीब्यूट किया, एंट्री क्या हो गया, एंट्री क्या हो गया, प्लान असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना कंट्रीब्यूट किया बताओ, तो कितना कंट्रीब्यूट किया है, 21 का कंट्रीब्यूशन किया, तो 21 लिखो यहां पे, 21 लिखो यहां पे। तो यहां पे आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, 21 का कंट्रीब्यूशन हुआ है, यहां पे कुछ भी नहीं हुआ। चलो फिर बेनिफिट्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 25, तो बेनिफिट्स पे हुआ मतलब आपका ऑब्लिगेशन भी कम होगा, प्लान एसेट भी कम होगा। तो क्या करोगे, पीवीडीबीओ अकाउंट डेबिट टू प्लान असेट्स कितना से, 25। तो लिखो यहां पे क्या, बेनिफिट्स को भी कम, प्लान ऑब्लिगेशन को भी कम करो, प्लान असेट्स को भी कम करो। ठीक है, तो आपका हो गया ओपनिंग, हो गया डिस्काउंट, हो गया करंट सर्विस कॉस्ट, हो गया कैश कंट्रीब्यूशन, हो गया बेनिफिट्स पे, हो गया स्कीम कर्टेलमेंट कितना किए हैं, 28 से, तो मतलब आपका ऑब्लिगेशन कम होगा 28 से, और आपका पेमेंट कितना किए है, उसका 16 का पेमेंट किए हो। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, आपका स्कीम का कर्टेलमेंट हुआ है, मतलब पीवीडीबीओ अकाउंट डेबिट 28 से आपका ऑब्लिगेशन कम हुआ। आपने इसको ऑब्लिगेशन जो कम हुआ उसके लिए पेमेंट कितना का किया, 16 का। तो पी&एल में गेन लॉस कितना जाएगा, 12 का आपका गेन हो गया, 12 का आपका गेन हो गया, 12 का आपका गेन हो गया। चलो और क्या बोल रहा है, क्लोजिंग बैलेंस, चलो अब क्लोजिंग बैलेंस बना दो इसका।
क्लोजिंग बैलेंस बताओ तो कितना हो रहा है, 260 प्लस 13 प्लस 30 माइनस 25 माइनस 28 इज इक्वल टू 250। 200 प्लस 10 प्लस 21 माइनस 25 माइनस 16 इज 190। तो कितना हो गया, 250। अब नेट निकालो, अब नेट निकालो कितना हो रहा है देखो तो, 13 माइनस 10, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, 30 माइनस 0 इज इक्वल टू 30। पास सर्विस कॉस्ट नहीं है क्या इस केस में, इस केस में नहीं है पास सर्विस कॉस्ट, चलो हटाओ। कैश कंट्रीब्यूशन 0 माइनस 21 इज माइनस 21। अब यहां पे आप गलती करते एग्जाम में, मैं गारंटीड बोलता हूं, अगर आप ये वाला कॉलम नहीं बनाते तो यहां पे गलती होने का हाई चांसेस था। आप यहां पे 21 को ऐड कर देते हैं। बेनिफिट्स पे 25 माइनस 25 0, यहां पे भी आप गलती करते एग्जाम में, आप बोलते अरे हमने बेनिफिट्स पे किया है ना, तो मेरा ऑब्लिगेशन कम हुआ ना, तो यहां पे आप माइनस 25 कर देते एग्जाम में, गारंटीड बोल रहा हूं आप कर देते। ये सब हाई रिस्क एरियाज है, सो अपने मिस्टेक को मत रिपीट करना। ये सब कर्टेलमेंट कितना हो रहा है, -28 -28 -28 -16, तो प्लस हो गया, +16 ये हो गया -12। तो ये सब चीज आप अगर डायरेक्ट नेट में करते ना तो गलती होने का बहुत हाई चांसेस होता बच्चों। चलो अब करो तो कितना हो रहा है, 60 + 3 + 30 -21 -12 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 60 आ गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो तो मेरा फेयर वैल्यू क्या दिया है, द फेयर वैल्यू ऑफ द पेंशन स्कीम असेट्स 242 है और पेंशन स्कीम लायबिलिटीज 195 है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहां पे इसको लिख दो, ये पेंशन लायबिलिटी है और ये पेंशन असेट्स है। तो असेट्स है 195 का, लायबिलिटी 242 का, तो 242 माइनस 195 इज इक्वल टू 47। तो फेयर वैल्यू है आपका 47, फेयर वैल्यू आपका 47 कैसे, 242 और ये 195, तो 242 माइनस 195 इज 47 इज 47। तो अब आपका कितना हो गया, यहां पे देखो तो क्लोजिंग बैलेंस मतलब कैरिंग अमाउंट 60 है, फेयर वैल्यू 47 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 13, डिफरेंस कितना हो गया 13। 13 का क्या, 13 का क्या बताओ, ये हो गया आपका एक्चुरियल का गेन या लॉस, इसको हम लोग बोलते हैं रीमेजरमेंट का गेन लॉस, इसको हम लोग बोलते हैं रीमेजरमेंट का गेन लॉस, एक्चुरियल का गेन लॉस। और ये कहां जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ये जाएगा आपका P&L में, ये जाएगा आपका P&L में, ये जाएगा आपका P&L में, ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये इसका जो ये वाला है, ये वाला पार्ट जाएगा P&L में। बोलो क्लियर है क्या। अगर पास सर्विस कॉस्ट होता तो हम लोग अपना पीवीडीबीओ को इंक्रीज करते, पास सर्विस कॉस्ट होता तो हम लोग पीवीडीबीओ को इंक्रीज करते। ओके, तो मैंने जर्नल एंट्री के साथ आपको सब कुछ समझा दिया, बताओ इज दैट क्लियर एवरीवन नाउ, इज दैट क्लियर एवरीवन नाउ। P&L और OCI में प्रेजेंटेशन क्या होगा, तो P&L आप मैंने बता दिया, यहाँ पे आइडियली मैंने बता दिया कैसे होगा। बैलेंस शीट में ये वाला फिगर जाएगा, बैलेंस शीट में आपका ये वाला फिगर जाएगा, नेट लायबिलिटी बोल के 47 का फिगर जाएगा बैलेंस शीट में, नेट लायबिलिटी का 47 का फिगर जाएगा बैलेंस शीट में। ओके, बोलो क्लियर एवरीवन। तो गाइज इससे ना एमसीक्यू भी आ सकता है, इस क्वेश्चन से ना एमसीक्यू भी आ सकता है, सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल ना। अब इससे पर्टेनिंग है मेरे पास कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आ जाओ पहले मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूं फटाफट। अब मेरे को 2 क्वेश्चंस कराने हैं आपको, बट मैं बताऊं, मैं आपको सच सच बताऊं, सच सच बोल रहा हूं, आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाले, आप बोलोगे सर आपने तो इससे ज्यादा करा दिया है, आपने तो इससे ज्यादा करा दिया है, आओ दिखाता हूं। RKA Private Limited is an old company established in 19XX. The company started with a very small capital base and today it is one of the leading companies in India in its industry. The company has an annual turnover of 11,000 crore and planning to get it listed next year. सब बकवास, कुछ नहीं है, ये सब काम का ही नहीं है, हमें काम का ही नहीं है, बस गुमराह कर रहा है आपको इतना डेटा देके। The company has a large employee base, हमें नहीं मतलब है, भाड़ में जाओ, मैं क्या करूं तुम्हारे एम्प्लॉय बेस का। अब यहां से काम का डेटा है, अब यहां से काम का डेटा है, बोला डेटा क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल 20x1 में मेरा इतना लाइबिलिटी है, इतना असेट्स है, 31 मार्च में इतना लाइबिलिटी है, इतना असेट्स है।
आ जाओ। अगेन मैंने देखो उसी फॉर्मेट बनाया। ओपनिंग कितना है 1400 का लाइबिलिटी, 1140 का असेट्स। फिर क्या बोल रहा है, डिस्काउंट रेट 8% का है, तो इंटरेस्ट मारो 8% से, 14% से 8, 1400 पे 8%, 112, 1140 पे 8% 91, नेट में आ गया 21, नेट में आ गया 21। फिर क्या बोल रहा है, और क्या देखो तो, सर्विस कॉस्ट इज 55, मतलब करंट सर्विस कॉस्ट का बात कर रहा है 55, पीवीडीबीओ इंक्रीज होगा। कंपनी हैज मेड एन कंट्रीब्यूशन ऑफ 111 लाख टू द प्लान, कंट्रीब्यूशन मतलब प्लान एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो प्लान एसेट्स इंक्रीज किया 111 से, तो आप निकालो कैरिंग अमाउंट इतना, कैरिंग अमाउंट इतना, नेट में कैरिंग अमाउंट आ गया इतना। और क्या बोल रहा, फेयर वैल्यू लास्ट में दिया है इतना, 1580 माइनस 1275 इज इक्वल टू 305। कैरिंग अमाउंट आया आपका 225, फेयर वैल्यू है 305, तो आपका रीमेजरमेंट गेन लॉस या एक्चुअल गेन लॉस कितना आ गया, 80 का लॉस आ गया, जो चल जाएगा ओसीआई में। तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जाएगा पीएनएल में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, करेंट सर्विस कॉस्ट पीएनएल में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, रीमेजरमेंट गेन लॉस 80 का अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा 305, कहां जाएगा, नेट लायबिलिटी, नेट पीवीडीबीओ, नेट पीवीडीबीओ, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाएगा, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाएगा, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाएगा। ओके नाउ अब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट देख लो, क्लोजिंग ये चला आ गया बैलेंस शीट में। पीएनएल में क्या गया है, 55 का सर्विस कॉस्ट गया, नेट इंटरेस्ट 21 का गया, देखो 55 और 21 चला गया। पीएनएल में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला गया 80। ओके, जर्नल एंट्री कैसे चला गया, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, ये इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ही है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, ये दोनों इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, मैंने बस नाम के लिए लिख दिया था वहां पे, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है दोनों। 55 21, एक्चुअल लॉस इतना, टू बैंक आपने पेमेंट किया है इतना, नेट लायबिलिटी हो गया 45। बोलो क्लियर है क्या ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में कुछ जान था क्या, क्वेश्चन में कुछ जान था क्या, बोलो तो। काफी निहायती आसान सा क्वेश्चन था ये वाला तो, राइट। हाँ एक क्वेश्चन है जिसमें जान है, वो ये वाला क्वेश्चन है, आपके आईसीआई से है, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो एक्चुअली मैंने जो क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया ना उस सबको सॉल्व करना। आप क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखो तो अगेन इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने फॉर्मेट बताया ना इसी फॉर्मेट से सॉल्व करना, सब कुछ होगा एकदम मजे में होगा। A Limited prepares its financial statements to 31st March each year. It operates a defined benefit retirement benefit plan on behalf of current and former employees. Okay. A Limited receives advice from actuaries regarding contribution levels and overall liabilities of the plan to pay benefits. On 1st April 20x1, actuaries advised, बोला ओपनिंग में प्रेजेंट वैल्यू कितना है 6 करोड़ का है लाइबिलिटी, और असेट्स कितना का है 5.2 करोड़ का, असेट्स कितना का है 5.2 करोड़ का। तो देखो मैंने ओपनिंग लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया मैंने 6 करोड़ और 5.2 करोड़। नेट पे नहीं जाएंगे अभी हम लोग, नेट पे जाएंगे ही नहीं, अभी हम लोग नेट पे जाएंगे ही नहीं, कभी मत जाना नेट पे, नेट पे एकदम लास्ट पे जाना, एकदम लास्ट पे जाना नेट पे। फिर क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट है 5% का, तो 5% से मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया, इस पे 5% से मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया, 6 करोड़ पे 5% निकाला तो 30 लाख आया, और 5.2 करोड़ पे 5% से निकाला तो 26 लाख आया। फिर क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एंड 31st March 2002 ए लिमिटेड मेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 70,000, कॉन्ट्रीब्यूशन किया, बताओ तो जनरल एंट्री क्या होगा, प्लान असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कहां गया कैश कॉन्ट्रीब्यूशन, सिर्फ प्लान असेट्स इंक्रीज किया बस। एंड द प्लान पेड आउट बेनिफिट्स ऑफ 42 lakhs, प्लान ने बेनिफिट पे किया है, तो क्या होगा, प्लान ने बेनिफिट्स पे किया है, प्लान ने बेनिफिट्स पे किया है, तो मेरा ऑब्लिगेशन कम, मेरा असेट कम, मेरा ऑब्लिगेशन कम, मेरा असेट कम, तो मेरा ऑब्लिगेशन कम किया, मेरा असेट कम किया। Both these payments were done on 31st March 2002. Okay, ठीक है। Actuaries advised that the current service cost is 62 lakhs. तो रिकॉर्ड करो current service cost 62 lakhs. राइट तो इसका एंट्री क्या हो गया, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू पीवीडीबीओ, अरे करंट सर्विस कॉस्ट इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में होकर पीएनएल में जाएगा। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे पढ़ो। On 28 February 20x2,
द रूल्स ऑफ द प्लान, द रूल्स ऑफ द प्लान वेयर अमेंडेड, मतलब क्या बोलना चाह रहा है बताओ तो? प्लान ही अमेंड हो गया है, बताओ इसका मतलब क्या हो गया? वो टर्म क्या है? प्लान चेंज का मतलब क्या हो गया? पास्ट सर्विस कॉस्ट। ये पास्ट सर्विस कॉस्ट जाएगा कहां पे? पी एंड एल। दीज अमेंडमेंट मींस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन विल इंक्रीज बाय 15 लाख। इंक्रीज करेगा मतलब पास्ट सर्विस कॉस्ट 15 लाख का है, पास्ट सर्विस कॉस्ट 15 लाख का है। फिर क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022 ए लिमिट वाज इन नेगोशिएशन विद द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स रिगार्डिंग प्लान्ड रिडंडेंसीज। मतलब क्या हो गया? कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। प्लान को कैंसिल कर रहे हैं। The negotiations were completed shortly before the year end and redundancy package were agreed. The impact of these redundancies were to reduce the PVDBO by 80 lakh and a payment of 75 lakh were made. तो हम लोग curtailment करेंगे 80 लाख से, प्लान को रिड्यूस करेंगे 80 लाख से और पेमेंट करेंगे 75 लाख का। हो गया? और कुछ है क्या? नहीं। अब आ रहा है, ये बता रहा है क्लोजिंग में मेरा फेयर वैल्यू इतना है। रुक जाओ, अब फेयर वैल्यू निकालने के पहले हम लोग आ जाओ नेट पे आ जाओ। तो 6 करोड़ माइनस 5.2 करोड़ इज 80 लैक्स, 30 लाख माइनस 26 लाख इज 4 लाख, करेंट सर्विस कॉस्ट इज 62 लाख माइनस 0 इज 62 लाख, पास सर्विस कॉस्ट 15 लाख माइनस 0 इज 15 लाख, कैश कंट्रीब्यूशन 0 माइनस 70 लाख इज माइनस 70 लाख, बेनिफिट पेड में 0 हो गया, एग्जाम में आप गलती करते थे वहां पे, कर्टेलमेंट में नेगेटिव 5 लाख। अब आपका टोटल निकालोगे तो नेट में आ गया 86 लाख। अब आपको दिखना है फेयर वैल्यू कितना दिया हुआ है। फेयर वैल्यू दिया हुआ है प्लान लाइबिलिटी का 680 और ये 560, 680 और 560, तो नेट में आ गया 120 और आपका यहां पे है 86 लाख। तो डिफरेंस कितना हो गया आपका? 34 लाख। एक्चुअल लॉस ओसीआई में चल जाएगा। तो इंटरेस्ट आपका चला गया, इंटरेस्ट चला गया पीएनएल में, करंट सर्विस कॉस्ट चला गया पीएनएल में, पास सर्विस कॉस्ट चला गया पीएनएल में, कर्टेलमेंट सेटलमेंट का ये वाला अमाउंट चला जाएगा पीएनएल में, ये 34 लाख चल जाएगा ओसीआई में। बोलो क्लियर है क्या? एंट्रीज आपको सबका मालूम है, एंट्रीज आपको सबका मालूम है। बैलेंस शीट में चल जाएगा 120, बैलेंस शीट में चल जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। एंट्रीज आपको सबका मालूम है। तो इससे मेरा डिफाइंड बेनिफिट प्लान खत्म हो जाता है। अब एक काम करो, वापस से आओ इसमें, वापस से आओ इस पे। तो हमें क्या करना है? देखो तो यहां पे अगर आपका एक्चुरियल अजम्पशन चेंज होता है, अगर आपका एक्चुरियल अजम्पशन चेंज होता है तो हम लोग कहां डालेंगे? ओसीआई में। अगर आपका प्लान चेंज होता है और एक्चुअल दोनों चेंज हो रहा है तो बोला जितना प्लान चेंज होने के कारण आ रहा है वो पास सर्विस कॉस्ट बोल के पीएनएल में जाता है, लेकिन जितना आपका एक्चुअल अजम्पशन के कारण चेंज हो रहा है वो आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो पीएनएल में क्या क्या जाता है बताओ तो? पीएनएल में क्या क्या जाता है बता दो, चलो लेट्स सॉर्ट इट आउट। पीएनएल में क्या क्या जाता है? पीएनएल में जाता है करंट सर्विस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, और कुछ जाएगा क्या? ना। ओसीआई में क्या जाता है? एक्चुरियल गेन लॉस ऑन पीवीडीबीओ प्लान असेट्स। बोलो क्लियर? एक चीज और जाता है, एक चीज और जाएगा ना, गेन और लॉस ऑन कर्टेलमेंट। गेन और लॉस ऑन कर्टेलमेंट भी जाता है। डिस्काउंट रेट हम लोग कौन सा लेते हैं? मार्केट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। डिस्काउंट रेट लेते हैं हम लोग मार्केट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बताओ अब आपको डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्लियर है क्या? डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्लियर है क्या? तो टर्म्स ध्यान में रखना, करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, पीएनएल, एक्चुअल गेन लॉस, ओसीआई। रीमेजरमेंट गेन लॉस और एक्चुअल गेन लॉस दोनों एक ही चीज है, इंटरचेंजेबली यूज किया हुआ है। इसको हम लोग हाँ वही बोल रहा हूं मैं शिवानी, रीमेजरमेंट गेन लॉस, एक्चुअल गेन लॉस दोनों एक ही चीज है, इंटरचेंजेबली यूज किया गया है उसको, वो दोनों ही अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे आपको दो बातें और पढ़ानी है, छोटी छोटी बातें हैं, दो बातें। बोला प्लान असेट्स में भी आपका, प्लान असेट्स में भी आपका एक्चुअल गेन लॉस होता है। क्यों? क्योंकि प्लान असेट्स पे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है कुछ और हो, लेकिन आपको एक्चुअल में रिटर्न हो सकता है कुछ और मिले। तो बोला जितना आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है
वो तो P&L में जाता है, लेकिन जितना आपको एक्चुअल में रिटर्न मिला ओवर एंड अबव एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुरियल गेन और लॉस ऑन प्लान असेट्स। उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुरियल गेन और लॉस ऑन प्लान असेट्स। मतलब इस पे मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं, उस क्वेश्चन के थ्रू लेके जाता हूं आपको। ऑन 1 अप्रैल 20x0, मैं बोल रहा हूं बच्चों, मैं जितना करा रहा हूं ना उतना कर लो, उतना कर लो, काफी है। क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट मैंने आपको सब चीज करा दिया है, जो आप सोच रहे हो वो भी करा दिया, जो नहीं सोचे मैंने वो भी करा दिया। On 1 April 20x0, the fair value of the plan assets was 10 लाख। ओके, ओपनिंग वैल्यू इतना था। प्लान पेड बेनिफिट्स ऑफ 190 एंड रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ 490। ओके, मतलब प्लान ने पे किया 190 और उसको मिला 490 ऑन 30 सितंबर 20x0। मतलब क्या सिनेरियो हुआ होगा पता है आपको? बताऊं, यहां पे बताता हूं। प्लान का ओपनिंग बैलेंस था कितना? 10 लाख। साल के 1 अप्रैल 20x0 पे, अब एकदम 30 सितंबर बीचों बीच में आपने पे किया कितना? 1.9। आपको मिला कंट्रीब्यूशन कितना का आया? 4.9 का आपको कंट्रीब्यूशन आया। द कंपनी कंप्यूट द फेयर वैल्यू ऑफ, यहां पे बोला फेयर वैल्यू कितना है? 15 लाख। नाउ एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का हमें काम नहीं है, ऑब्लिगेशन का काम नहीं है हमें। कंपाउंडिंग हैपेंस हाफ ईयरली। द नॉर्मल इंटरेस्ट रेट फॉर 6 months पीरियड इज 10% पर एनम। बोला 6 months का नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, बट एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है? एनुअल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10.25% है आपका। 10.25% आपका एनुअल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। तो एक बात बताओ, ये 10 लाख तो पूरे साल रहा आपका, ये 10 लाख तो पूरे साल रहा, तो इस 10 लाख पे आपने कितना एक्सपेक्ट किया होगा बताओ? तो आपने कितना एक्सपेक्ट किया होगा बताओ? 10.25। सो 10 इंटू 0.1025 इज 1.025 आपने एक्सपेक्ट किया होगा रिटर्न। और नाउ यहां पे आपका नेट पैसा कितना आया? 3। तो ये 6 months के लिए रहा, तो 6 months के लिए रेट कितना है? 10%। तो इस पे आपको रिटर्न कितना का मिला होगा बताओ तो? सो 3 इंटू 0.1/2 इज 0.15। 0.15। तो आपका आइडियली क्लोजिंग बैलेंस होना कितना चाहिए बताओ जरा सा? 10 10 प्लस 1.025 प्लस 3 प्लस 0.15, इतना होना चाहिए मेरा, बताओ। 10 प्लस 1.025 प्लस 3 प्लस 0.15 इस 14.175 बैलेंस होना चाहिए आइडियली। आपका बैलेंस है कितना? 15। तो मतलब 0.825 आपको एक्सेस रिटर्न मिला है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये जाएगा, समझो बात को, ये जाएगा P&L में, इंटरेस्ट इनकम बोल के जाता है। ये जाएगा P&L में इंटरेस्ट इनकम बोल के। ये जाएगा आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक्चुरियल गेन और लॉस बोल के, एक्चुरियल गेन और लॉस बोल के। जैसे हमने इस क्वेश्चन में भी किया था, देखो हमने इस क्वेश्चन में भी किया था। तो ये मेरा ओपनिंग प्लान असेट्स था, ये मेरा ओपनिंग प्लान असेट्स था, इतना का मेरे को इंटरेस्ट, ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो ये चला गया मेरा P&L पे। नाउ कैश कंट्रीब्यूशन इतना का मिला, बेनिफिट्स इतना का पे किया, इतना का पे किया बेनिफिट्स, तो मेरा बैलेंस इतना आया, लेकिन मेरे को फेयर वैल्यू इतना है, मतलब इतना का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। कितना का? देखो तो 560 माइनस 499 दैट इज इक्वल टू 61 लाख का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। ये जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ये जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। बोलो क्लियर है क्या? इधर असेट्स में 61 लाख हुआ और इधर कितना हो रहा देखो तो 680 माइनस 585 इज इक्वल्स टू 95 लाख। 95 लाख का ये लॉस हो गया, ये गेन हो गया, ये गेन हो गया। तो नेट में 34 लाख का लॉस है, नेट में 34 लाख का लॉस OCI में जा रहा है, नेट में 34 लाख का लॉस है। तो इसको बोलते हैं एक्चुरियल लॉस ऑन लायबिलिटी, इसको बोलते हैं एक्चुरियल गेन ऑन असेट, इसको बोलते हैं नेट एक्चुरियल गेन ऑन नेट लायबिलिटी। क्लियर है एवरीवन?
देखो मैंने यहाँ पे करके भी बताया है। तो ओपनिंग आपका प्लान असेट्स का 10 लाख का था, उस पर रिटर्न आपको 10.25% से मिलना था, मतलब 1.025, सॉरी, मतलब 1.025 आपको रिटर्न मिलना था एक्सपेक्टेड। आपका कंट्रीब्यूशन नेट हुआ है 3 लाख का, क्योंकि 4.9 कंट्रीब्यूशन है, 1.9 आपने पे कर दिया, तो नेट आपके पास 3 लाख का पैसा आया है। रिटर्न 10% का मिलेगा 6 महीने के लिए, तो 0.15 का, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 1.175, जो कि कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा P&L में। लेकिन आपका एक्चुअल रिटर्न कितना हुआ देखो, तो आपका एक्चुअल रिटर्न हुआ है 2, तो ओवर एंड अबव कितना हो गया 0.825, ये हो जाएगा री मेजरमेंट गेन लॉस, इसको हम लोग OCI में भेज देते हैं। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो, अब मैं आपको एक चीज और पढ़ाना चाहता हूं, सीलिंग एडजस्टमेंट, इंपेयरमेंट। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा ना, उसमें हमने पढ़ा कि लाइबिलिटी ज्यादा था असेट से, राइट? नेट लाइबिलिटी पोजीशन आ रहा था, लाइबिलिटी ज्यादा था असेट से, मतलब नेट लाइबिलिटी पोजीशन आ रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है, स्टैंडर्ड बोल रहा है, व्हाट इफ नेट असेट पोजीशन आ जाए, मतलब आपका जितना का ऑब्लिगेशन है उससे ज्यादा का आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? उस केस में क्या करेंगे? तो आपका नेट असेट आ जाएगा। अब जैसे ही नेट असेट आ गया तो हमें चेक करना पड़ता है कि इतना पैसा, रिकवरेबिलिटी चेक करना पड़ता है, मतलब इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट के लिए चेक करना पड़ता है, इंपेयरमेंट के लिए। तो याद होगा मैंने आपको आईएएस इंड एस 36 में बोला था कि प्लान असेट्स का इंपेयरमेंट इंड एस 36 के स्कोप से बाहर होता है। क्यों? क्योंकि प्लान असेट्स का इंपेयरमेंट इंड एस 19 खुद में कवर करता है बाय द नेम सीलिंग एडजस्टमेंट। वो बोलता है अगर आपका नेट असेट पोजीशन आ गया तो जितना भी आपका नेट असेट है, मतलब इतना पैसा आपको वापस आएगा, इतना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट से वापस आएगा। तो बोला चेक करो कि आपको एक्चुअल में वापस कितना आएगा, पूरा वापस आएगा या नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि पूरा वापस नहीं आएगा तो जितना डिफरेंशियल है उसको इंपेयरमेंट लॉस बोलो, उसको इंपेयरमेंट लॉस बोलो। और ये इंपेयरमेंट लॉस P&L में नहीं जाता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट, क्या ये लॉस रियलाइज्ड है? नहीं। क्या ये सर्टेन है? नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय कब रिटायर करेगा हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। तो ये अनसर्टेन अनरियलाइज्ड लॉस है, तो इसलिए ये आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। तो इस पे भी मेरे पास एक क्वेश्चन है, वेयर वी कंपेयर कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट प्लान असेट्स विथ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिफंड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। ओके, जितना भी लोअर होगा हम लोग लोअर पे रिकॉर्ड करेंगे इसको। तो आप बोल सकते हो कि ये इसका रिकवरेबल अमाउंट है, ये कैरिंग अमाउंट है, ये कैरिंग अमाउंट है, ये रिकवरेबल अमाउंट है, और हमें इंपेयरमेंट करना है। बस सिंपल सा बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखो बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आपका 2750 है, और आपका लाइव असेट है 2975 का। आपका असेट है 2975 का, मतलब क्या हो गया, असेट ज्यादा है लाइबिलिटी से, तो आपका क्या हो गया, ये वाला नेट असेट हो गया। नेट असेट कितना का हो गया बताओ तो? व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट? इट इज इक्वल टू 2975 माइनस 2750 इज इक्वल टू हाउ मच? 2975 माइनस 2750 इज इक्वल टू 225। लेकिन आपको रिफंड कितना आएगा? बोल रहा है सिर्फ 175 का ही रिफंड आएगा सिर्फ। तो रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया? 175। तो आपका इंपेयरमेंट का लॉस कितना हो गया? 50 का। इंपेयरमेंट का लॉस कितना हो गया? 50 का। तो आप क्या बोलोगे? आप इसको सीलिंग एडजस्टमेंट बोल के रिकॉर्ड करोगे, आप इसको सीलिंग एडजस्टमेंट बोल के रिकॉर्ड करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा? सीलिंग एडजस्टमेंट, जर्नल एंट्री हो जाएगा सीलिंग एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लान असेट्स, कितना? 50 से। और ये जाएगा कहां पे? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड हो जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड हो जाएगा। और बैलेंस शीट में आपका नेट असेट कितना पे आएगा? बैलेंस शीट पे आपका नेट असेट कितना पे रिकॉर्ड होगा? 175 पे रिकॉर्ड होगा। बोलो क्लियर है क्या वाला पॉइंट? सो दिस कंप्लीट्स माय डिफाइंड बेनिफिट प्लान, दिस कंप्लीट्स माय डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब हम लोग चलते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे, आ जाओ यहां पे। यहां पहले देख लो, सीलिंग एडजस्टमेंट जितना भी किया उसको भी हम लोग यहां पे एडजस्ट करते हैं। सीलिंग एडजस्टमेंट जितना भी किया बैलेंस शीट में हम लोग एडजस्ट कर देते हैं यहां पे, मतलब मेरे नेट एसेट्स को डिक्रीज कर देगा वो वाला। बट ये वाला कब आएगा? ओनली, ये वाला कब आएगा? ओनली इन नेट असेट सिनेरियो, नेट प्लान असेट सिनेरियो।
नेट प्लान असेट सिनेरियो, नेट लाइबिलिटी वाले सिनेरियो में ये वाला नहीं आएगा। ओके नाउ तो पीएनएल में क्या क्या गया देखो तो पीएनएल में गया करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट इनकम, राइट। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या गया, एक्चुअल गेन और लॉस ऑन पीवीडीबीओ, एक्चुअल गेन और लॉस ऑन प्लान असेट्स और सीलिंग एडजस्टमेंट ऑन प्लान असेट्स। तो ये भी चला गया आपका यहां पे। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो अब मैं चल रहा हूं आपको लेके डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान तो बड़ा आसान सा है। बोला जब जब जितना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उतना अमाउंट का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो। अगर आपने पे कर दिया है तो बैंक, अगर पे नहीं किया है तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लो, अगर पे नहीं किया है तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लो, बस। चलो अब आगे चल रहा हूं। तो हमने क्या पढ़ा दिया आपको, शॉर्ट टर्म इंप्लॉय बेनिफिट्स पढ़ा दिया, पोस्ट इंप्लॉयमेंट इंप्लॉय बेनिफिट्स पढ़ा दिया मैंने आपको, उसमें डिफाइंड बेनिफिट प्लान पढ़ाया, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान भी पढ़ा दिया मैंने। अब आ रहे हैं अदर लॉन्ग टर्म इंप्लॉय बेनिफिट्स। अदर लॉन्ग टर्म इंप्लॉय बेनिफिट्स, इसमें क्या हो रहा है, अब बस बोल रहा है कि यहां पे क्या बोल रहा है पता है, सेम एज पोस्ट इंप्लॉयमेंट इंप्लॉय बेनिफिट्स। जैसे वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान था ना, सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही है। बस एक डिफरेंस है कि यहां पे ना एक्चुरियल गेन और लॉस, एक्चुरियल गेन और लॉस ऑन पीवीडीबीओ ओसीआई में नहीं जाके पीएनएल में जाएगा। यहां पे एक्चुरियल गेन और लॉस ऑन प्लान असेट्स ओसीआई में नहीं जाके पीएनएल में जाएगा। यहां पे सीलिंग एडजस्टमेंट ओसीआई में नहीं जाके पीएनएल में जाएगा। अब आता है क्वेश्चन क्यों, क्योंकि देखो एवरेज रिटायरमेंट पीरियड, जो इंप्लॉय कब रिटायर करेगा हमें वो नहीं मालूम है। हम लोग नहीं मालूम कि इंप्लॉय रिटायर कब करेगा, एक्चुअल में कब रिटायर करेगा हमें नहीं मालूम है। लेकिन अब देखो लॉन्ग टर्म इंप्लॉय बेनिफिट्स का एग्जांपल तो सुनो कि 10 साल के बाद हम लोग ये बेनिफिट दे देंगे इंप्लॉय को। अगर कोई इंप्लॉय मेरे कंपनी में 10 साल रुकता है तो हम उसको ये वाला बेनिफिट देंगे, हम उसको ये वाला बेनिफिट देंगे, राइट। तो अब एक बात समझो, ये वाला जो लॉस है, जो भी एक्चुअल गेन लॉस है या सीलिंग एडजस्टमेंट है, वो अनरियलाइज्ड है, वो अनरियलाइज्ड है। लेकिन आपको पता तो है कि कब देना है, लेकिन आपको पता तो है ना कि कब देना है, राइट। तो इसलिए यहां पे अनसर्टेनिटी है लेकिन कम है, तो इसलिए हम लोग इसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, ना कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ना कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ओके ना, टर्मिनेशन बेनिफिट्स, जब हम लोग एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहे हैं तो उसको जो बेनिफिट्स देते हैं तो उसको क्या करें, तो अगर देखो हमने बेनिफिट्स पे कर दिया है, अगर हमने बेनिफिट्स अगर पे कर दिया है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर बेनिफिट पे नहीं किया है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, इसमें और कुछ है ही नहीं। तो हमारे पास अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट से एक क्वेश्चन है, वो भी थियोरेटिकल सा क्वेश्चन है। टर्मिनेशन बेनिफिट से भी एक थियोरेटिकल सा क्वेश्चन है, तो मैंने उन सबको नहीं ले रहा हूं। जो आपके पास मेजर जो क्वेश्चन है वो है डिफाइंड बेनिफिट प्लान से। सो नेवर नेवर ट्राई टू लीव दिस इजी स्टैंडर्ड, काफी आसान सा स्टैंडर्ड है। हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट को कवर कराया है मैंने आपके, और आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने वो भी सारा कवर करा दिया है। सो दिस कंप्लीट्स आवर रिविजन ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट्स। और वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है किसी भी चैप्टर में, एफआर में, चाहे आपने मेरे से क्लास लिया हो चाहे आपने मेरे से क्लास नहीं लिया हो, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, ओके, एज वेल। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ये बोर्ड रनिंग नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर डे गाइस, थैंक यू, बाय बाय।